हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई विश आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको टॉपिक कवर करा रहा हूं जीएसटी के अंदर, जिसका नाम है डिमांड एंड रिकवरी। डिमांड के प्रोविजन जीएसटी के अंदर सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 के अंदर दिए हुए हैं, और नवंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट की बात करें तो फिर सेक्शन 74A के अंदर दिए हुए हैं, और रिकवरी के प्रोविजन हमें सेक्शन 78 एंड सेक्शन 79 के अंदर दिए हैं। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले डिमांड के प्रोविजन कवर करेंगे, उन्हें सीखेंगे, और उसके बाद में रिकवरी के प्रोविजन को पढ़ेंगे और उन्हें सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप वर्ड टू वर्ड देख पाइए, हेडिंग लिखी हुई है डिमांड एंड रिकवरी। तो दोनों प्रोविजन इसी लेक्चर में कवर किए जाएंगे। डिमांड टैक्स नॉट पेड, टैक्स शॉर्ट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज एरोनियसली रिफंडेड। नाउ प्रॉपर ऑफिसर किसी भी पर्सन की जीएसटी के अंदर डिमांड क्यों करता है, तो उसके कई रीजन हो सकते हैं। अगर कोई पर्सन अपना टैक्स पे नहीं करता है, टैक्स नहीं पे करने के कई रीजन हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सप्लाई उसे लगता है कि एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो सप्लाई क्या थी, टैक्सेबल थी, इसलिए उसने उसका क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं करा। कोई सप्लाई की डिटेल उसने जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B के अंदर रिटर्न के अंदर स्टेटमेंट में दी ही नहीं, तो उसमें उसने टैक्स का पेमेंट नहीं करा। कोई सप्लाई तो उसने करी लेकिन टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करी, इस वजह से उस पे उसने टैक्स का पेमेंट नहीं करा है। और डिमांड प्रोविजन तब एप्लीकेबल होंगे जब टैक्स आपका क्या होगा, शॉर्ट पेड होगा। अब शॉर्ट पेड कैसे हो सकता है, आप एलिजिबल हो ही नहीं कंपोजिशन के लिए, लेकिन स्टिल आप कंपोजिशन में कंपोजिट रेट से क्या कर रहे हो, टैक्स का पेमेंट किए जा रहे हो। ओके, या फिर यह भी हो सकता है कि आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, बिना रजिस्ट्रेशन कराए आप सप्लाई कर रहे हो, इसलिए अभी तक आपका टैक्स क्या है, नॉट पेड है। रीजन आपका यह भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट जो सप्लायर ने रिसिपेंट से चार्ज करा, और एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 और उसके वेरियस क्लॉसेस के अकॉर्डिंग वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है, लेकिन हमारे सप्लायर ने उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करा, इस वजह से उसका टैक्स क्या हो चुका है, शॉर्ट पेड हो चुका है। ओके, या फिर वो जो सप्लाई कर रहा है उस पे हायर रेट से टैक्स लगता है, लेकिन वो लोअर रेट से क्या कर रहा है, टैक्स का पेमेंट कर रहा है, इस बिलीफ में कि मेरी सप्लाई तो एलिजिबल है फॉर लोअर रेट ऑफ किसके लिए, टैक्स के लिए। या फिर वो समझ रहा है कि सप्लाई एग्जेम्प्ट है लेकिन वो सप्लाई टैक्सेबल थी, ओके, इसलिए वो टैक्स का क्या नहीं कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा है। ओके, तो कई रीजन यहां पर हो सकते हैं टैक्स नॉट पेड के और टैक्स आपके शॉर्ट पेड के। ओके, इसके बाद में डिमांड होती है आपकी कब, जब आपने आईटीसी को रॉन्गली अवेल कर लिया है या रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया। रॉन्गली अवेल का मतलब है विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, विदाउट रिसीट ऑफ सप्लाई, आपने क्या कर लिया, आईटीसी अवेल कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ फेक इनवॉइसेस, कि कोई सप्लाई तो ली ही नहीं, बस आपने किसी से फेक इनवॉइस क्या कर ली, अरेंज कर ली, और उस फेक इनवॉइस के बेसिस पे आपने आईटीसी को क्या कर लिया है, अवेल कर लिया। या फिर आपने कोई सप्लाई करी ही नहीं है, आपने बिना सप्लाई के टैक्स इनवॉइस क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो, उस पे लायबिलिटी क्या कर ली, क्रिएट कर ली। ओके, और आपने उस लायबिलिटी को आईटीसी से क्या कर लिया, यूटिलाइज करके पेमेंट कर दिया, सो दैट जिसको आपने फेक इनवॉइस दी है वो उसके बेसिस पे क्या ले सकेगा, रॉन्गली क्या कर सकेगा, आईटीसी को अवेल कर सकेगा। तो ये रीजन हो सकते हैं आपके आईटीसी रॉन्गली अवेल और किसकी, यूटिलाइज के लिए। डिमांड उस केस में भी प्रॉपर ऑफिसर कर सकेगा जब आपने एरोनियसली क्या ले लिया, टैक्स का रिफंड ले लिया, कि कोई सप्लाई आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट या डेवलपर को करी ही नहीं थी। ओके, फिर भी आपने उसको मैनिपुलेट करके बताया कि ये सप्लाई हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट को कर दी है, बिकम जीरो रेट सप्लाई है, और आपने उस पर रिफंड क्या कर लिया, क्लेम कर लिया। या फिर आपने फॉल्स क्या करा, अनजस्ट एनरिचमेंट का सर्टिफिकेशन क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, कि इसमें कोई अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है, ऐसा फॉल्स सर्टिफिकेशन आपने क्या करा, प्रोवाइड करा, या फॉल्स अंडरटेकिंग प्रोवाइड करी, और आपने रिफंड क्या कर लिया, क्लेम कर लिया, जबकि आप उसका इंसिडेंस पास ऑन कर चुके थे। तो ये रीजन हो गए एरोनियस रिफंड के। तो जब कभी भी जीएसटी में आपका टैक्स क्या हो, नॉट पेड हो, या फिर टैक्स आपका क्या हो, शॉर्ट पेड हो, या आपका आईटीसी रॉन्गली अवेल हो या रॉन्गली यूटिलाइज हो, या फिर आपने एरोनियसली क्या ले लिया हो, रिफंड ले लिया हो, तो फिर उस केस में प्रॉपर ऑफिसर आप पे क्या करेगा, डिमांड करेगा। वर्ड टू वर्ड मैं आपको बताऊं तो देखिए, ये डिमांड है, टैक्स नॉट पेड हो गया, टैक्स जब शॉर्ट पेड होगा तो भी डिमांड की जाएगी, आईटीसी रॉन्गली अवेल है और रॉन्गली यूटिलाइज्ड है, या फिर आपको एरोनियस आपने क्या ले लिया, रिफंड ले लिया है, तो उस केस में डिमांड होगी। ओके, सेक्शन 73 सेक्शन 74 बोनाफाइड रीजन अदर देन सेक्शन 74 फ्रॉड विलफुल मिस स्टेटमेंट सेपरेशन ऑफ फैक्ट टू इवेड टैक्स अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। नाउ लिसन, डिमांड के लिए दो प्रोविजन बनाए गए हैं, सेक्शन 73 बनाया गया है और सेक्शन 74 बनाया गया है। अप टू मई 25 वालों को यही पढ़ना है, लेकिन प्रैक्टिकली तो अब सेक्शन 74A एप्लीकेबल हो चुका है, 73 और 74 नहीं है। खैर, हमारे लिए जो है वो पढ़ाता हूं। 73 और 74 में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब कभी भी अगर आपने टैक्स नॉट पेड है या टैक्स आपका शॉर्ट पेड है, उसके रीजन बोनाफाइड है, मतलब गलती से क्या हो गई, मिस्टेक हो गई है। बोनाफाइड का मतलब है कि वो डिटेल्स, उस सप्लाई की डिटेल्स आपने जीएसटीआर 1 में दी है, आपने रिटर्न के अंदर क्या करी है, दी है, उसकी टैक्स इनवॉइस भी आपने क्या करी है, बनाई है, आपने कहीं पर भी सेपरेशन ऑफ क्या नहीं करा, फैक्ट नहीं करा है, कहीं पर भी आपने मिस स्टेटमेंट नहीं करा है, मतलब गलती से क्या हो गई है, मिस्टेक हो गई है। मतलब आप ही की अंडरस्टैंडिंग क्या थी, गलत थी, कि आप ही सोच रहे थे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को क्या है, एग्जामिशन है, जबकि बेसिकली एग्जामिशन सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नहीं है। ओके, तो आप इनवॉइस भी इशू कर रहे हो, जीएसटीआर 1 में डिटेल्स भी दे रहे हो, कहीं पर भी आप सेपरेशन ऑफ फैक्ट नहीं कर रहे, कहीं पर भी आप मिस स्टेटमेंट नहीं कर रहे हो, तो उस केस में जो प्रोविजन एप्लीकेबल होगा
क्योंकि आपने टैक्स नॉट पेड करा है या शॉर्ट पेड करा है तो सेक्शन 73 एप्लीकेबल होगा। लेकिन यही अगर टैक्स नॉट पेड है, शॉर्ट पेड है, आईटीसी रॉन्गली अवेल, यूटिलाइज है, एरोनियसली रिफंडेड है, इसके रीजन क्या थे? आपने फ्रॉड करा था। ओके, आपने इनवॉइस में गलत जानकारी क्या करी है, दी है, आपने जीएसटीआर 1 या 3B में गलत जानकारी दी है, आपने जानबूझ के विलफुल क्या करा है, मिस स्टेटमेंट करा है, जहां आपको इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए थी वो आपने इंफॉर्मेशन को छुपाया है, सेपरेशन करा है। तो जब भी अगर आपने फ्रॉड करा है, सेपरेशन ऑफ फैक्ट करा है, विलफुल मिस स्टेटमेंट करा है, इस इंटेंशन से कि आप इवेजन करना चाहते हो टैक्स के पेमेंट का, तो फिर प्रॉपर ऑफिसर जब डिमांड के प्रोविजन एप्लीकेबल करेगा तो वो सेक्शन 74 के क्या करेगा, एप्लीकेबल करेगा। वर्ड टू वर्ड मैं आपको यहां पर मैच करवाता हूं ताकि आपको सुना हुआ भी ध्यान रहे और आपको देखा हुआ पढ़ा हुआ भी क्या रहे, ध्यान रहे। सिंगल लेक्चर से आपकी डबल क्या होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, मतलब प्रिपरेशन आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। तो आप देखिए सेक्शन 73 है और इधर सेक्शन 74 है। ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक ही एप्लीकेबल है। 24-25 से 74A आ चुका है। 73 तब लगता है जब बोनाफाइड रीजन होते हैं टैक्स नॉट पेड के, शॉर्ट पेड के। ओके, 74 तब लगता है जब फ्रॉड करा होता है, विलफुल मिस स्टेटमेंट होता है, सेपरेशन ऑफ क्या होता है, फैक्ट होता है, और इस इंटेंशन के साथ में ताकि आप टैक्स का इवेजन कर सको। आपने जानबूझ के गलत जानकारी दी है इनवॉइस में, जीएसटीआर 1 में, स्टेटमेंट के अंदर, रिटर्न के अंदर। ओके, तो जो भी उन्होंने रिकॉर्ड्स आपसे मांगे उसमें गलत जानकारी आपने दी है, जानकारियों को छुपाया है और इस वजह से आपने टैक्स का पेमेंट नहीं करा या कम पेमेंट करा है, तो फिर उस केस में आप पे प्रोविजन जो एप्लीकेबल होंगे वो प्रोविजन एप्लीकेबल होगा सेक्शन 74 के। तो सेक्शन 74 का प्रोविजन क्या होगा, उसमें एप्लीकेबल होगा। नाउ सर्विस ऑफ शोकॉज नोटिस दैट इज DRC 01 amount specified in notice plus interest under section 50 at the rate of 18% per annum plus penalty of rupees 10,000 or 10% of tax whichever is higher under section 74 service of show cause notice amount specified in notice plus interest under section 50 at the rate of 18% per annum plus penalty at the rate of 100% of tax amount specified in notice। अब जब भी प्रॉपर ऑफिसर को किसी भी पर्सन से डिमांड रेस करनी है इस रीजन की वजह से कि उसने टैक्स का पेमेंट करा नहीं, शॉर्ट पेमेंट करा, या उसने आईटीसी रॉन्गली अवेल कर लिया या रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया, या उसने एरोनियसली रिफंड ले लिया, तो वो सबसे पहले उसे शोकॉज नोटिस इशू करना होगा। शोकॉज नोटिस का मतलब है कारण बताओ नोटिस। चाहे सेक्शन 73 में डिमांड करनी हो, चाहे सेक्शन 74 में डिमांड करनी हो, प्रॉपर ऑफिसर को सबसे पहले शोकॉज नोटिस ही इशू करना होगा। बिना शोकॉज नोटिस इशू करे प्रॉपर ऑफिसर किसी की भी डिमांड रेज कर ही नहीं सकता। ये प्रॉपर ऑफिसर के लिए प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन है कि अगर आपको लगता है कि टैक्स नॉट पेड है तो डायरेक्टली डिमांड ऑर्डर पास नहीं कर सकते, पहले उसे आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ शोकॉज नोटिस देना ही पड़ेगा। DRC 01 फॉर्म से आप उसको शोकॉज नोटिस सर्व करोगे। अब शोकॉज नोटिस जो इशू करोगे उसमें क्या करोगे, उसमें आप अमाउंट मेंशन करोगे कि ये जो अमाउंट है ये टैक्स आपने पेमेंट नहीं करा, इतने अमाउंट का टैक्स आपने क्या करा है, शॉर्ट पेड करा है, इतने अमाउंट का आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल कर लिया है, इतने अमाउंट का आईटीसी आपने रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया है, ये इतने अमाउंट का आपने टैक्स एरोनियसली क्या ले लिया है, रिफंड ले लिया है। तो इस अमाउंट का अलोंग विद इंटरेस्ट मेंशन करेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम अंडर सेक्शन 50 मेंशन करेगा शोकॉज नोटिस में अमाउंट भी जो उसको क्या करना है, आपसे डिमांड करनी है टैक्स की, आईटीसी की, एरोनियसली रिफंड की। साथ में कहेगा कि ये पेमेंट आप अलोंग विद इंटरेस्ट के साथ क्यों नहीं करोगे, कारण बताओ, और इंटरेस्ट का सेक्शन रेफर करेगा सेक्शन 50 और रेट होगी उसकी 18% पर एनम। और साथ में नोटिस में ये भी कहेगा कि अगर वो नोटिस सेक्शन 73 का है, बोनाफाइड रीजन का है कि गलती से मिस्टेक हो गई, तो साथ में ये भी कहेगा कि टैक्स का पेमेंट तो करना ही है, इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही है। अब आप पेनल्टी भी पेमेंट करोगे और पेनल्टी का अमाउंट मिनिमम होगा 10,000 रुपीस और 10% ऑफ टैक्स, जितना भी टैक्स है उसका 10% और 10,000 विच एवर इज हायर। तो ये आपको वो शोकॉज नोटिस के अंदर मेंशन करेगा और कहेगा इतने अमाउंट का आप पेमेंट क्यों नहीं करोगे, आप हमको इस चीज का क्या दो, रिप्लाई करो, रिप्रेजेंटेशन दो, आपको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। और यही नोटिस अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आपको सेक्शन 74 में दिया है, फ्रॉड बोल के, सेपरेशन ऑफ फैक्ट बोल के, विलफुल मिस स्टेटमेंट बोल के, और ये बोल के कि आपकी इंटेंशन टैक्स के इवेजन की थी, चोरी की थी, तो फिर वो क्या करेगा, अमाउंट तो मेंशन करेगा ही करेगा टैक्स का जो आपने नॉट पेड करा है, शॉर्ट पेड करा है, साथ में मेंशन करेगा इंटरेस्ट वही अंडर सेक्शन 50 वाला एट द रेट ऑफ 18% पर एनम वाला, और साथ में पेनल्टी भी मेंशन करेगा और पेनल्टी लिखेगा जितना टैक्स का अमाउंट वो आपसे क्या करना चाह रहा है, डिमांड करना चाह रहा है, उतनी ही अमाउंट की पेनल्टी। बोले तो 100% ऑफ क्या है, टैक्स अमाउंट, वो आपको क्या करेगा, शोकॉज नोटिस के अंदर मेंशन करके देगा। ओके, आइए वर्ड टू वर्ड आपको यहां पर मैच करवाता हूं। तो सबसे पहले प्रॉपर ऑफिसर को आपको सर्विस ऑफ शोकॉज नोटिस करना होगा और शोकॉज नोटिस आपको DRC 01 फॉर्म से दिया जाएगा। अगर शोकॉज नोटिस सेक्शन 73 का है तो उस शोकॉज नोटिस में प्रॉपर ऑफिसर अमाउंट स्पेसिफाइड करेगा नोटिस में कि जो वो टैक्स अमाउंट शॉर्ट पेड है, नॉट पेड है, उसका अमाउंट कहेगा इसका अमाउंट आपको इंटरेस्ट के साथ में पे करना है अंडर सेक्शन 50 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, और प्लस पेनल्टी भी मेंशन करेगा, जो पेनल्टी का अमाउंट होगा 10,000 रुपीस और 10% ऑफ टैक्स विच एवरेज जो हायर होगा वो आपको नोटिस में मेंशन करके देगा और कहेगा इसका आप हमें रिप्लाई करें कि आप इस अमाउंट का इंटरेस्ट का पेनल्टी का पेमेंट क्यों नहीं करेंगे।
और यही नोटिस अगर सेक्शन 74 में दिया तो अगेन उसमें भी अमाउंट स्पेसिफाई करके देगा नोटिस के अंदर, टैक्स नॉट पेड का, शॉर्ट पेड का, प्लस मेंशन करेगा नोटिस में इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, और प्लस पेनल्टी का अमाउंट भी मेंशन करेगा जो कि होगा 100% ऑफ टैक्स अमाउंट स्पेसिफाइड इन नोटिस। तो जितने अमाउंट का आपने टैक्स नॉट पेड है, शॉर्ट पेड है, उतनी ही अमाउंट का वो क्या करेगा, पेनल्टी मेंशन करेगा और कहेगा अब आप रिप्लाई करो कि इस अमाउंट का इंटरेस्ट के साथ, पेनल्टी के साथ आप पेमेंट क्यों नहीं करेंगे। तो सबसे पहले उसे आपको शो कॉज नोटिस देना होगा। Time limit for issue of show cause notice. Time limit for issue of show cause notice at least 3 months prior to time limit specified for issuance of demand order, that is 2 years and 9 months from due date of filing annual return or date of erroneous refund. Under section 74, at least 6 months prior to the time limit specified for issuance of order, that is 4 years and 6 months from the due date of filing annual return or date of erroneous refund. Now listen, अब ये शो कॉज नोटिस भी उसको एक विद इन टाइम लिमिट में ही क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। अगर विद इन टाइम लिमिट में उसने शो कॉज नोटिस इशू नहीं करा आपको, चाहे केस सेक्शन 73 बोनाफाइड का हो या सेक्शन 74 इवेजन आपका चोरी की नियत का हो, इंटेंशन इवेजन का हो, अगर शो कॉज नोटिस विद इन ड्यू पीरियड में उसने इशू नहीं करा तो फिर वो उसका डिमांड ऑर्डर नहीं बना सकेगा। तो डिमांड ऑर्डर पास करने के लिए जरूरी है कि पहले शो कॉज नोटिस दे और शो कॉज नोटिस भी विद इन ड्यू टाइम लिमिट में दे। अब ड्यू टाइम लिमिट क्या है, सेक्शन 73 की क्या है, जो भी डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है, उस डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट से एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले तो जो भी डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है, अब डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट लॉ ने दी है 3 साल। बोनाफाइड रीजन के केस में प्रॉपर ऑफिसर को 3 साल के अंदर अंदर डिमांड ऑर्डर क्या कर देना है, पास कर देना है। डिमांड ऑर्डर पास करना है 3 साल कब से, जिस फाइनेंशियल ईयर की डिमांड आप निकाल रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है, ठीक है, एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24, इसमें आप किसी टैक्स पीरियड की क्या निकालना चाह रहे हो, डिमांड निकालना चाह रहे हो, तो इसका एनुअल रिटर्न फाइल करने की, एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है वो होती है 31 ऑफ दिसंबर 2024। यहां से कितने साल के अंदर अंदर विद इन 3 इयर्स में उनको डिमांड ऑर्डर पास करना होता है, तो वो डेट हो जाती है 31 ऑफ दिसंबर 2027, ठीक है ना, 27। तो इस डेट तक उनको डिमांड ऑर्डर क्या करना है, पास करना है। लेकिन डिमांड ऑर्डर पास करने से पहले उन्हें आपको शो कॉज नोटिस इशू करना होगा। तो जो भी डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है उससे एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले, तो एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले हमारे लिए कौन सा हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब अप टू 30 ऑफ सितंबर 2027 तक डिपार्टमेंट को, प्रॉपर ऑफिसर को शो कॉज नोटिस क्या कर देना, इशू कर देना है अंडर सेक्शन 73, ओके। और इस डेट तक उसको डिमांड ऑर्डर क्या कर देना है, पास कर देना है, ओके। अगर अच्छा उसने, आपने एरोनियसली रिफंड ले लिया था, एरोनियसली रिफंड लिया था, तो वहां ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट होती है 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियस रिफंड। जिस दिन आपने एरोनियस रिफंड ले लिया वहां से 3 साल के अंदर अंदर इनको ऑर्डर पास करना होता है, वहां से 3 साल के अंदर अंदर इनको ऑर्डर पास करना होता है। जैसे मान लीजिए एरोनियस रिफंड आपने ले लिया 11 ऑफ नवंबर 2000 किसको, 23 को, इस दिन आपने एरोनियस रिफंड ले लिया ये बोल के कि मैंने सप्लाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट को करी, जीरो रेटेड सप्लाई है, ओके, और आपने रिफंड ले लिया जबकि वो सप्लाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट को करी नहीं गई थी। तो अब यहां से कितने साल के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर उनको क्या कर देना है, ऑर्डर पास कर देना। यहां से 3 साल है तो 24, 25 और 26 यहां तक उनको डिमांड ऑर्डर पास करना है। और डिमांड ऑर्डर पास करने से एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले, एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले उनको क्या करना होगा, आपको शो कॉज नोटिस क्या करना होगा, देना होगा, ठीक है ना। कितने टाइम के अंदर अंदर उनको शो कॉज नोटिस देना होगा, इसका मतलब उनको शो कॉज नोटिस आपको दे देना है कब तक, 11 ऑफ, इससे पहले हो जाएगा हमारा अक्टूबर, अक्टूबर से पहले सितंबर, अगस्त, ओके, 2000 ये रहा, ठीक है। तो अक्टूबर से अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो इस दिन तक क्या करना है, शो कॉज नोटिस इशू कर देना है। और डिमांड ऑर्डर पास करना है कितने साल के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर पास करना है। अगर यही केस आपका सेक्शन 74 का है, सेक्शन 74 का है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट जो होती है वो 5 साल हो जाती है। इसी क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगी, 5 साल हो जाएगी, मतलब 31 ऑफ दिसंबर 2000 क्या हो जाएगी, 29 हो जाएगी। तो इस दिन तक उनको डिमांड ऑर्डर क्या करना है, पास करना है। तो शो कॉज नोटिस इशू करना है एटलीस्ट 6 मंथ पहले, एटलीस्ट क्या है, 6 मंथ क्या है, पहले। तो 6 मंथ पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका मतलब 30 ऑफ जून 2029 तक शो कॉज नोटिस क्या हो जाना चाहिए, इशू हो जाना चाहिए। तो जो भी डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है, ओके, 5 इयर्स है, उससे एटलीस्ट कितने महीने पहले, 6 महीने पहले, तो इसका मतलब एक तरीके से क्या हो गया, 4 इयर्स एंड 6 मंथ्स हो गए। और सेक्शन 73 की बात करें तो डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट 3 साल है, उससे एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले, तो इसका मतलब हो गया कितना, 2 इयर्स एंड कौन सा है, 9 मंथ्स के अंदर अंदर उनको क्या करना होगा, शो कॉज नोटिस इशू करना होगा आपको। वर्ड टू वर्ड में आपको यहां पर क्या करवा देता हूं, मैच करवा देता हूं, वर्ड टू वर्ड में आपको यहां पर मैच करवा देता हूं। देखिए सेक्शन 73 में एटलीस्ट
3 months, at least 3 months prior to time limit specified for issuance of demand order। तो जो भी डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है उससे कम से कम 3 महीने पहले तो डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट 3 साल है, उससे कम से कम 3 महीने पहले मतलब 2 years and 9 months फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, ओके, और डेट ऑफ एरोनियस रिफंड। ये तो हुआ सेक्शन 73। 74 के अंदर एटलीस्ट 6 months प्रायर टू टाइम लिमिट स्पेसिफाइड फॉर इशुएंस ऑफ डिमांड ऑर्डर। तो जो भी डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है उससे कम 6 महीने पहले शो कोस नोटिस इशू हो जाना चाहिए। डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट 5 साल है, इसका मतलब शो कोस नोटिस इशू होना चाहिए विद इन 4 years and 6 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न और डेट ऑफ एरोनियस रिफंड। ओके, तो सेक्शन 74 में तो हो गया हमारे लिए 4 years and 6 months और 73 में हो गया 2 years and 9 months। मतलब सेक्शन 74 में 6 महीने पहले कम से कम 6 महीने पहले आपको शोकोस नोटिस देना पड़ेगा और 73 में कम से कम 3 महीने पहले शोकोस नोटिस क्या करना होगा, आपको देना होगा। और बिना शोकोस नोटिस दिए या विदाउट टाइम लिमिट में शोकोस नोटिस दिए आप प्रॉपर ऑफिसर किसी भी पर्सन की डिमांड रेज नहीं कर सकते, डिमांड ऑर्डर पास नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ डिमांड ऑर्डर विद इन 3 years फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न और डेट ऑफ एरोनियस रिफंड अंडर सेक्शन 74 विद इन 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न और डेट ऑफ एरोनियस रिफंड। प्रोविजन हमें यह कहता है डिमांड ऑर्डर पास करने की जो टाइम लिमिट है सेक्शन 73 में, वो टाइम लिमिट है कितने साल, 3 years है। 3 years कब से है, जो आपकी एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है, एक्चुअल डेट नहीं, रिटर्न फाइल करने की जो भी क्या है ड्यू डेट है, ड्यू डेट होगी 31st of December ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। यहां से 3 साल के अंदर उनको डिमांड ऑर्डर पास कर देना है। और अगर केस एरोनियस रिफंड का है तो जिस दिन आपको वो एरोनियस रिफंड ग्रांट मिल गया था, ओके, वहां से कितने साल के अंदर विद इन 3 years में उन्हें डिमांड ऑर्डर पास कर देना है, अगर सेक्शन 73 वाला केस है। और यही केस अगर सेक्शन 74 वाला हुआ तो यही टाइम लिमिट 3 साल से बढ़कर 5 साल हो जाएगी। 5 साल कब से, जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है वहां से, और डेट ऑफ एरोनियस रिफंड है वहां से 5 साल के अंदर उनको डिमांड ऑर्डर पास करना है। वर्ड टू वर्ड मैच करवा रहा हूं, आप देखिए, टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ डिमांड ऑर्डर। इसका मतलब है अगर आपने 3 साल 5 साल में डिमांड ऑर्डर पास नहीं करा, शोकोस नोटिस इशू कर दिया था, डिमांड ऑर्डर आपने पास नहीं करा, तो अब आप उससे रिकवरी भी नहीं कर सकते, वो डिमांड इनवैलिड हो जाएगी। तो डिमांड रेस करने के लिए शोकोस नोटिस जरूरी है, उसका टाइम लिमिट में इशू होना जरूरी है, और फिर डिमांड ऑर्डर का भी टाइम लिमिट के अंदर पास होना क्या होता है, जरूरी होता है। और 73 में टाइम लिमिट कितनी है, विद इन 3 years फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न और डेट ऑफ एरोनियस रिफंड। और सेक्शन 74 में वही टाइम लिमिट है, विद इन 5 years फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न और डेट ऑफ एरोनियस रिफंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट इज इक्वल टू डीम टू बी शोकोस नोटिस, दैट इज DRC02। शोकोस नोटिस ऑलरेडी इशूड अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74। डिमांड फॉर अदर टैक्स पीरियड, सर्विस ऑफ स्टेटमेंट, ground relied upon in statement are same as mentioned in showcase notice except the ground of fraud, willful misstatement, suppression of fact to evade payment of tax, service of statement deemed to be service of notice under section 73। बढ़िया प्रोविजन है, सुनिए क्या है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड है, पर्टिकुलर टैक्स पीरियड है, कौन सा है, नवंबर मंथ है। इस नवंबर मंथ के लिए डिपार्टमेंट ने मेरे को शोकोस नोटिस इशू करा है कि मैंने टैक्स का पेमेंट शॉर्ट पेड करा है या मैंने क्या करा है, नॉट पेड करा है। ओके, तो अंडर सेक्शन 73 या सेक्शन 74 उन्होंने मेरे को क्या दे दिया, शोकोस नोटिस दे दिया, शोकोस नोटिस दे दिया। स्टिल मैं तो दिसंबर में भी मैं तो टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा हूं या शॉर्ट पेमेंट कर रहा हूं, मतलब मैं ये मानते हुए कि डिपार्टमेंट जो डिमांड रेस करी है वो गलत है, ओके, उनकी डिमांड गलत है, मेरी सप्लाई एग्जेम्प्ट ही है, ओके, या पर्टिकुलर आइटम वैल्यू का पार्ट बनता ही नहीं है, इसलिए मुझको उस पर टैक्स का पेमेंट करना ही नहीं है, या फिर मैं श्योर हूं कि मेरे पे लोअर रेट ऑफ क्या लगता है, जीएसटी ही लगता है, जबकि डिपार्टमेंट ने मेरे को शोकोस नोटिस देके कहा कि आप पे तो हायर रेट लगता है, इसलिए उन्होंने मेरे को नवंबर का क्या दे दिया, नोटिस दे दिया इस टैक्स पीरियड का। लेकिन मैं कंफर्म हूं, इसलिए मैं तो दिसंबर में भी मैं तो क्या कर रहा हूं, मेरे उनके हिसाब से तो शॉर्ट पेमेंट ही कर रहा हूं या मैं टैक्स का पेमेंट कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है ना, टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा, मतलब मैं फ्रॉड नहीं कर रहा, मैं अब कोई सेपरेशन ऑफ क्या नहीं कर रहा, फैक्ट नहीं कर रहा, मैं कोई विलफुल स्टेटमेंट नहीं कर रहा, मैं खुल्लम खुल्ला क्या कर रहा हूं, उनके हिसाब से टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा हूं, जबकि ऑलरेडी मेरे को नोटिस आया हुआ है। और मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कंफर्म हूं कि ये डिमांड एप्लीकेबल होगी नहीं, कंफर्म हो ही नहीं सकती। तो अब क्या होगा, दिसंबर के लिए डिपार्टमेंट को दोबारा मुझे शोकोस नोटिस देने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट मेरे को सिंपली शोकोस नोटिस का लॉन्ग प्रोसीजर बिना फॉलो करे एक सिंपली मुझको क्या देगा, स्टेटमेंट देगा। क्या देगा मेरे को, स्टेटमेंट देगा, ओके, ये बोलते हुए कि आपका टैक्स नॉट पेड है या टैक्स आपका क्या है, शॉर्ट पेड है, और वही रीजन से टैक्स नॉट पेड है, शॉर्ट पेड है, जिस रीजन से हमने आपको पहले क्या दिया था, शोकोस नोटिस दिया था। तो आज वो सिंपली मेरे को क्या देगा, स्टेटमेंट देगा, और मुझे मान लेना होगा कि मेरे को तो दिसंबर के लिए भी क्या आ चुका है, शोकोस नोटिस आ चुका है, दिसंबर के लिए भी क्या आ गया, शोकोस नोटिस आ गया। खास बात यहां पर यह कि मान लो नवंबर के लिए मेरे को पहले शोकोस नोटिस अंडर सेक्शन 74 आया था, फ्रॉड करके बोला था उन्होंने, लेकिन स्टिल दिसंबर में भी मैं आज भी टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा या शॉर्ट पेमेंट कर रहा हूं, तो अब मेरे को ये जो स्टेटमेंट जो माना जाएगा ना, शोकोस नोटिस माना जाएगा, ये 73 का माना जाएगा, क्योंकि अब मैं तो जानबूझ के क्या कर रहा हूं, टैक्स का नॉट पेमेंट कर रहा हूं, ये बोलते
बोलते हुए कि आपकी डिमांड गलत है, ये वैल्यू का पार्ट बनता ही नहीं है, मेरी सप्लाई टैक्सेबल है ही नहीं, मेरी सप्लाई एग्जेम्प्ट है, मेरी सप्लाई पे लोअर रेट ऑफ जीएसटी लगता है, इसका मतलब मैं दिसंबर में फ्रॉड नहीं कर रहा, सेपरेशन ऑफ फैक्ट नहीं कर रहा, विलफुल मिसस्टेटमेंट नहीं कर रहा। भले ही नवंबर में करा होगा तो उसको 74 का क्या मानेंगे, नोटिस दिया, लेकिन अब जो स्टेटमेंट दिया है उसको सेक्शन 73 का क्या मानेंगे, शोकॉज नोटिस मान लेंगे। ठीक है ना, शोकॉज नोटिस मान लेंगे और अब उनको दोबारा नोटिस देने की जरूरत नहीं है, वो एक सिंपली इजी प्रोसीजर स्टेटमेंट देंगे तो भी मान लिया जाएगा कि डिमांड के लिए शोकॉज नोटिस आपको दिया जा चुका था। प्रोवाइडेड मेन चीज क्या है, जिस रीजन की वजह से मेरे को नवंबर में शोकॉज नोटिस दिया था, टैक्स नॉट पेड का, टैक्स शॉर्ट पेड का, आज भी वही रीजन रहनी चाहिए, दिसंबर में भी वही रीजन रहनी चाहिए। तो वो सिंपली स्टेटमेंट देंगे और उसी स्टेटमेंट को डीम टू बी शोकॉज नोटिस मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 73। वर्ड टू वर्ड आपको लॉ का मैच करवा रहा हूं। देखिए ये जो इन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया, इसी स्टेटमेंट को डीम्ड क्या मान लिया जाएगा, शोकॉज नोटिस मान लिया जाएगा। कल आप ये ना कहना कि डिमांड जो निकाली है दिसंबर मंथ की वो डिमांड इनवैलिड है क्योंकि मेरे को शोकॉज नोटिस दिया ही नहीं था। आपको जो स्टेटमेंट दिया था उसी को आपको शोकॉज नोटिस मान लेना था, स्टेटमेंट डीआरसी 02 से। तो वर्ड टू वर्ड है, मेरे को शोकॉज नोटिस ऑलरेडी इशू हो चुका था नवंबर मंथ के लिए सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में, और उस शोकॉज नोटिस में उन्होंने मेरे से डिमांड करी थी। अब उसी सेम ग्राउंड पे मेरे से वो डिमांड रेज कर रहे हैं अदर टैक्स पीरियड की, मतलब दिसंबर मंथ की। और अब दिसंबर मंथ के लिए वो मेरे को सिर्फ और सिर्फ सर्विस ऑफ क्या करेंगे, स्टेटमेंट करेंगे। लेकिन ऐसा तभी वो कर पाएंगे जब नवंबर मंथ में, नवंबर टैक्स पीरियड में जिस ग्राउंड पे उन्होंने मेरे से डिमांड रेज करी थी, सेम ग्राउंड रहनी चाहिए दिसंबर में भी। तो जो ग्राउंड रिलाइड अपॉन है इन द स्टेटमेंट, दिसंबर में जिस ग्राउंड पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है आर सेम है एज मेंशन इन शोकॉज नोटिस। जो नवंबर में शोकॉज नोटिस था सेम ग्राउंड रहनी चाहिए, एक्सेप्ट द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सेपरेशन ऑफ फैक्ट। तो आज उन्होंने दिसंबर मंथ का मेरे को स्टेटमेंट दिया है, मुझे मान लेना होगा कि उन्होंने मेरे को क्या दे दिया है, नोटिस दे दिया है। कौन से सेक्शन का, सेक्शन 73 का। ओके, नाउ लिसन। पेमेंट ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी बिफोर सर्विस ऑफ शोकॉज नोटिस, बिफोर सर्विस ऑफ स्टेटमेंट। ओके, नो पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 और अंडर सेक्शन 74 85% डिस्काउंट विल बी एप्लीकेबल एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पे ओनली 15% ऑफ टैक्स एज पेनल्टी अमाउंट। नाउ लिसन, आपको शोकॉज नोटिस मान लीजिए आया ही नहीं है और आपको खुद से ही लगता है, आपके चार्टेड अकाउंटेंट ने बता दिया, ओके, आपको खुद असर्टेनमेंट हो गया कि ये पर्टिकुलर आइटम वैल्यू का क्या बनता है, पार्ट बनता है, और मैं अभी तक उस पे जीएसटी पे कर ही नहीं रहा था। या आपको खुद को ऑन असर्टेनमेंट मालूम पड़ जाता है कि मेरी सप्लाई एग्जेम्प्ट नहीं है, ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है, मेरी सप्लाई टैक्सेबल है, मुझे जीएसटी का क्या करना है, पेमेंट करना है। ओके, तो अगर आप खुद ओन असर्टेनमेंट बिफोर सर्विस ऑफ शोकॉज नोटिस आने से पहले खुद ही अगर आप आके क्या कर देते हो, टैक्स का जो आपका टैक्स नॉट पेड था, शॉर्ट पेड था, उसका अगर आप पेमेंट कर देते हो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम का अगर आप इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर देते हो, ओके, तो अब 73 के अंदर हम आपसे सिर्फ टैक्स ले लेंगे, इंटरेस्ट ले लेंगे, हम आपसे किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लेंगे। तो जो पेनल्टी थी ना 10,000 रुपीज और 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर, मतलब मिनिमम पेनल्टी 10,000 की जो थी वो हम पूरी पेनल्टी का आपको कंसेशन दे देंगे, रिलैक्सेशन दे देंगे, वेवर दे देंगे, अगर ओन सर्टेनमेंट आके टैक्स प्लस इंटरेस्ट का क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो। और यही अगर आप फ्रॉड हो, अगर आपने जानबूझ के इंटेंशन आपके टैक्स की चोरी की थी और जानबूझ के आपने उस सप्लाई की डिटेल्स को क्या करा था, मैनिपुलेट करा था, इनवॉइस में गलत डिटेल डाली, जीएसटीआर 1 में क्या डाली, गलत डिटेल डाली, ओके, 3B में गलत डिटेल डाली, जानबूझ के टैक्स का पेमेंट क्या करा, कम करा आपने, ओके। और अब अगर आप शोकॉज नोटिस आने से पहले खुद वॉलंटरी आके अगर आप टैक्स का अलोंग विद इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हो, तो इवन फ्रॉड के केस में भी हम आपको 85% पेनल्टी के अमाउंट में डिस्काउंट दे देंगे। जहां 100% ऑफ टैक्स अमाउंट की पेनल्टी लगती है वहां 85% डिस्काउंट मिल जाएगा और सिर्फ टैक्स का 15% ही हम आपसे क्या ले लेंगे, पेनल्टी ले लेंगे और आपकी प्रोसीडिंग कंक्लूड कर दी जाएगी, मामला क्लोज हो जाएगा। वर्ड टू वर्ड मैं आपको मैच करवा रहा हूं, आप देखिए, आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा प्लस पेनल्टी का। अगर आप बिफोर सर्विस ऑफ शोकॉज नोटिस और बिफोर सर्विस ऑफ स्टेटमेंट ओन असर्टेनमेंट आके अगर खुद पेमेंट कर देते हो तो 73 में सिर्फ टैक्स पेमेंट करो, इंटरेस्ट करो, किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं देनी है, 100% कंसेशन है। और 74 में टैक्स करो, इंटरेस्ट करो और पेनल्टी सिर्फ 15% ऑफ टैक्स करो, 85% ऑफ टैक्स अमाउंट की आप हमसे क्या ले लो, डिस्काउंट ले लो, आप हमसे कंसेशन ले लो, रिलैक्सेशन ले लो। आप अगर बिफोर सर्विस ऑफ शोकॉज नोटिस खुद ईमानदारी से आके लायबिलिटी को एडमिट कर लेते हो, इंटरेस्ट पेमेंट करना आप क्या कर देते हो, पे कर देते हो, तो 73 में जहां गलती से मिस्टेक हो गई तो कोई पेनल्टी नहीं लेंगे, और जहां जानबूझ के आपसे क्या हुई थी, मिस्टेक आपने करी थी, तो वहां से 15% की ही क्या लेंगे, पेनल्टी लेंगे। ओके, if tax interest penalty is paid within 30 days of issue of showcause notice, no penalty under section 73 or under section 74, still 75% discount will be applicable, okay, will be available and you are required to pay only 25% of tax amount as penalty amount. Now अगर आपको शोकॉज नोटिस आ गया है और शोकॉज नोटिस आते ही देखते ही आप अपनी लायबिलिटी को एडमिट कर लेते हो कि यस आप सही हो, मैं गलत हूं, मेरा टैक्स क्या है, नॉट पेड है, या टैक्स मेरा क्या है, शॉर्ट पेड है, आई एम रेडी टू क्या है, पे दिस अमाउंट, तो मैं ये अमाउंट पे करने को तैयार हूं अलोंग विद इंटरेस्ट के साथ जो आपने नोटिस में क्या करा है, मेंशन करा है। और अगर आप प्रॉम्प्टली क्या कर लेते हो, लायबिलिटी एडमिट कर लेते हो, ओके, टाइम सेव कर लेते हो डिपार्टमेंट का, शोकॉज नोटिस आते ही 30 दिनों के अंदर आप पेमेंट कर लेते हो, लायबिलिटी मान लेते हो कि हाँ गलती से मिस्टेक हो गई, सेक्शन 73 का स्टिल हम आपसे कोई पेनल्टी नहीं लेंगे, पूरा का पूरा रिलैक्सेशन, कंसेशन, डिस्काउंट
डिस्काउंट दे देंगे आपको। आप सिर्फ जो टैक्स अमाउंट था नोटिस का प्लस जो इंटरेस्ट था वो पे कर दो, कोई पेनल्टी आपको पे करना रिक्वायर नहीं है। और अगर आपने फ्रॉड करा, इंटेंशन चोरी की थी, लेकिन आप मान लेते हो कि यस नियत चोरी की थी, लपेटे में आ चुका हूं, आपको मालूम पड़ गया, नोटिस आ चुका है, मैं लायबिलिटी को एडमिट करने को क्या हूं तैयार हूं, मैं लायबिलिटी को क्या कर रहा हूं, एडमिट कर रहा हूं। लायबिलिटी में क्या कर लेता हूं, एडमिट कर लेता हूं। मैं आगे जाके कहीं पर भी इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने को नहीं लूंगा मैं। तो डिपार्टमेंट स्टिल यहां पर कहता है कि 30 दिनों में अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपको 75% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको सिर्फ टैक्स के 25% अमाउंट की ही क्या देनी होगी, पेनल्टी देनी होगी। अगर आप प्रॉम्प्टली क्या कर लेते हो, एडमिट करके पेमेंट भी कर देते हो, तो आप देखिए पेमेंट आपको किसका करना है, टैक्स का भी करना है, इंटरेस्ट का भी, पेनल्टी का भी, कितने दिनों के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ इश्यू ऑफ शोकॉज नोटिस। अगर 73 वाला केस है तो कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी, और 74 वाला केस है स्टिल 75% डिस्काउंट होगा। आपको सिर्फ 25% ही टैक्स अमाउंट का क्या देना होगा, पेनल्टी देनी होगी। ओके, विद इन 30 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिमांड ऑर्डर under section 73 penalty amount will be 10,000 or 10% of tax, whichever is higher, there is no concession. Under section 74 50% of tax and 50% penalty, waiver of penalty will be available. Now listen, चलिए शोकॉज नोटिस आया, आपने उसके 30 दिनों में पेमेंट कराई नहीं, आपने डिमांड ऑर्डर की 30 दिनों में क्या कर दिया, पेमेंट कर लिया। मतलब डिमांड जो आया आपने उसकी लायबिलिटी एडमिट कर ली, आपने डिमांड ऑर्डर की लायबिलिटी को क्या कर लिया, एडमिट कर लिया, और प्रॉम्प्टली आपने 30 दिनों में क्या कर दिया, उसका पेमेंट भी कर दिया। तो अगर आप सेक्शन 73 वाले हो, अब आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब शोकॉज नोटिस आया था आपने लायबिलिटी एडमिट करी नहीं थी। ओके, आपने लायबिलिटी एडमिट नहीं करी थी, आपने कहा नहीं डिमांड ऑर्डर ही क्या करो, पास करो। डिमांड ऑर्डर पास हुआ और आपकी लायबिलिटी क्या हो गई है, उसके अंदर एस्टेब्लिश हो गई। अब हम आपको पेनल्टी का कोई रिलैक्सेशन यहां पर नहीं देंगे। 73 में आप टैक्स का पेमेंट भी करोगे, आप इंटरेस्ट का भी क्या करोगे, पेमेंट करोगे, और पेनल्टी का भी पेमेंट करोगे। 10,000 और 10% ऑफ टैक्स व्हिच इज हायर, हम आपको कोई कंसेशन नहीं देंगे, इवन अगर आप प्रॉम्प्टली पेमेंट कर देते हो डिमांड ऑर्डर के 30 दिनों में भी। लेकिन हां, अगर क्या है फ्रॉड का केस है और फ्रॉड के केस में डिमांड ऑर्डर पास होने के 30 दिनों में आप प्रॉम्प्टली पेमेंट कर देते हो, तो भी उस केस में हम आपको 50% क्या दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। सेक्शन 74 में वर्ड टू वर्ड आप यहां पर देख लो, विद इन 30 डेज में आपको पेमेंट करना है कम्युनिकेशन ऑफ डिमांड ऑर्डर। डिमांड ऑर्डर पास होने के 30 दिनों के अंदर अंदर कर दोगे। 73 में कोई कंसेशन नहीं है, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी मिनिमम 10,000 रुपीस और 10% ऑफ टैक्स व्हिच इज हायर। लेकिन 74 में कंसेशन है, अगर 30 दिनों में पेमेंट कर दोगे तो पेनल्टी हम सिर्फ 50% ऑफ टैक्स लेंगे और 50% ऑफ टैक्स का आपको कंसेशन दे देंगे। ओके, तो आई थिंक वर्ड टू वर्ड आपको भी क्या कर दिया है, समझा दिया, आपको प्रोविजन लर्न भी यहां पर हो गया होगा। चलिए, नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स, सेल्फ असेस्ड टैक्स इज, ठीक है ना, लायबिलिटी एडमिटेड इन जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट और इन जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल्ड। ओके, और नॉन पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स, एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स इज मींस एक्सेस टैक्स कलेक्टेड और टैक्स कलेक्टेड ऑन एग्जम्प्ट सप्लाई, टैक्स कलेक्टेड ऑन एग्जम्प्ट सप्लाई इफ नॉट पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, penalty is equal to 10,000 or 10% of tax whichever is higher will be applicable, no concession if paid before issue of show cause notice or paid within 30 days of क्या है, issue of show cause notice। now listen, बहुत बढ़िया प्रोविजन है। देखिए सबसे पहले ये सेल्फ असेस टैक्स क्या होता है, सेल्फ असेस, सेल्फ असेस का मतलब है आपने अपनी लायबिलिटी जीएसटीआर 1 में एडमिट कर ली थी या जीएसटीआर 3B में एडमिट कर ली थी, मतलब आपने वो डिटेल स्टेटमेंट में दे दी थी या जीएसटीआर 3B में आपने एडमिट कर ली थी, एडमिट कर ली है आपने, इसका मतलब वो लायबिलिटी आपकी सेल्फ असेस्ड है, सेल्फ असेस्ड है। या फिर अगर आपने कोई भी अमाउंट टैक्स के नाम से कलेक्ट कर लिया, टैक्स के नाम से मतलब मान लीजिए आपकी सप्लाई पे तो 5% की रेट ऑफ जीएसटी है, लेकिन आपने कस्टमर से, रिसिपेंट से 12% की रेट से जीएसटी कलेक्ट कर लिया, जीएसटी के नाम से आपने 7% ज्यादा ले लिया। या फिर कोई सप्लाई क्या है, एग्जेम्प्ट है, या कोई सप्लाई क्या है, निल रेटेड है, या कोई सप्लाई क्या है, नॉन टैक्सेबल है। ओके, आपने तो उस सप्लाई पर भी रिसिपेंट से, कस्टमर से जीएसटी क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, किस नाम से, जीएसटी के नाम से। तो अगर आपका सेल्फ असेस टैक्स है, जो लायबिलिटी आप जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट में या जीएसटीआर 3B रिटर्न में एडमिट कर चुके हो, या फिर कोई भी अमाउंट है जो टैक्स के नाम से आपने कलेक्ट कर लिया, एक्सेस कलेक्ट कर लिया, या फिर जहां पर कलेक्ट नहीं करना था वहां पर कलेक्ट कर लिया, और वो करने के बाद में आपने सेल्फ असेस लायबिलिटी को एडमिट करने के बाद में भी आपने उसको 30 दिनों तक क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं करा, आपने 30 दिनों तक उसका क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं करा। ड्यू डेट के, ड्यू डेट मतलब रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 20 तारीख होती है, कई स्टेट में 22 और 24 होती है क्यूआरएमपी वालों के लिए, तो जो भी ड्यू डेट है 20 है, 22 है, 24 है, आपने उसके 30 दिनों तक भी रिटर्न तो आपने फाइल कर दिया, जीएसटीआर 1 तो फाइल कर दिया, लायबिलिटी तो एडमिट कर लिया आपने, लेकिन ड्यू डेट के अगर 30 दिनों तक भी आपने पेमेंट नहीं करा, आप पे पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 73 वाली लगेगी, नॉन फ्रॉड वाली लगेगी, क्योंकि लायबिलिटी खुद आपने एडमिट करी है, तो फ्रॉड वाला तो केस ही नहीं है। पेनल्टी लगेगी मिनिमम 10,000 रुपीस और 10% ऑफ टैक्स व्हिच एवर हायर लगेगी, ये लगेगी ही लगेगी। अगर 30 दिनों में पेमेंट नहीं करा, लगेगी। फिर आप ये ना कहना कि मुझे तो अभी तक शो कॉज नोटिस आया नहीं, मैंने तो बिफोर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो वहां तो मेरे को कंसेशन मिलना चाहिए, कोई पेनल्टी मत लो। या फिर शो कॉज नोटिस आ गया और उसके 30 दिनों में मैंने पेमेंट कर दिया, मैंने तो ये, तो शो कॉज नोटिस के 30 दिनों में आने पे कंसेशन मिल जाता, कोई पेनल्टी नहीं लगती, ये आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी का या कोई भी अमाउंट आप टैक्स के नाम से कलेक्ट कर लेते हो और ड्यू डेट के अगर 30 दिन तक भी आप क्या नहीं करते हो, जमा नहीं कराते, मतलब रिटर्न तो फाइल कर देते हो, लायबिलिटी तो एडमिट कर लेते हो, लेकिन 30 दिन तक भी आप उसका पेमेंट नहीं करते, तो अब जब आप पे पेनल्टी लगेगी तो लगेगी, आपको किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। वर्ड टू वर्ड मैं आपको यहां पर क्या करवा रहा हूं, मैच करवा रहा हूं। आप देखिए, नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स,
सेल्फ असेस्ड का मतलब है लायबिलिटी जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट में आपने शो कर दी और जीएसटीआर 3B रिटर्न में आपने क्या कर ली, एडमिट कर ली। और एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स, एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स का मतलब है एक्सेस कलेक्शन ऑफ टैक्स कर लिया, या फिर आपने वहां पर भी टैक्स कलेक्ट कर लिया जो सप्लाई क्या थी, एग्जेम्प्ट सप्लाई थी, होली एग्जेम्प्ट थी, नील रेटेड थी या होली एग्जेम्प्ट थी, उस पे भी आपने कलेक्ट कर लिया। और फिर आपने 30 दिनों तक पेमेंट नहीं करा, इफ नॉट पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो ड्यू डेट के अगर भी 30 दिनों तक आपने पेमेंट नहीं करा तो उस केस में आपकी पेनल्टी लगेगी ही लगेगी, कोई कंसेशन आपको नहीं मिलेगा। पेनल्टी वही 10,000 रुपीस मिनिमम है और 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। आपको किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो ये अमाउंट जो सेल्फ असेस लायबिलिटी थी या एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स था, भले 30 दिनों के बाद में पेमेंट कराओ, लेकिन मैंने तो बिफोर इश्यू ऑफ शोकोस नोटिस ही कर दिया, मेरे को कंसेशन दे दो, कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैंने तो शोकोस नोटिस के सर्विस के 30 दिनों के अंदर पे कर दिया तो मेरे को पेनल्टी में पूरा क्या दे दो, डिस्काउंट दे दो, कंसेशन दे दो। आपको किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं मिलेगा अगर आपने 30 दिनों तक क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं करा। 30 दिनों तक आपने क्या नहीं करा है, पेमेंट नहीं करा है। बहुत बढ़िया प्रोविजन है। रिटर्न जीएसटीआर 3B filed belatedly along with payment of tax and interest after 30 days from due date, no penalty under section 73 applicable, general penalty under section 125 possible। बहुत बढ़िया प्रोविजन है, सुनिए। अभी हमने क्या कहा, अगर आपकी मान लीजिए कोई सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी है, जो आपने क्या करा, लायबिलिटी एडमिट तो कर ली। मान लीजिए जैन मंथ के अंदर आपने अपना जीएसटीआर 1 क्या करा, फाइल करा, या जीएसटीआर 3B क्या करा, फाइल करा, और उसमें आपने लायबिलिटी को क्या कर लिया, एडमिट कर लिया। लेकिन आपने कौन सा, ये मैं बोल रहा हूं लायबिलिटी दिसंबर मंथ की थी, ओके, और आपने 20 जनवरी तक आपने उसका क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं करा। मतलब ड्यू डेट को आपने उसको क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं करा, प्लस इसके 30 डेज तक भी आपने उसका क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं करा। लायबिलिटी तो एडमिट कर ली, रिटर्न तो फाइल हो गया, जीएसटीआर 1 फाइल हो गया, लेकिन ड्यू डेट पे आपने पेमेंट नहीं करा, 30 दिनों तक भी पेमेंट नहीं करा। 30 दिनों तक भी क्या नहीं करा, आपने पेमेंट नहीं करा है। अब आपके इस केस में तो क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी ही लगेगी, 10,000 रुपीस की और 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी। नाउ लिसन, जो अब समझा रहा हूं ध्यान से सुनो। मान लीजिए मैंने तो जीएसटीआर 3B ही लेट फाइल करा, मैंने जीएसटीआर 3B 20 जनवरी को क्या नहीं करा, फाइल ही नहीं करा, 20 जनवरी को फाइल ही नहीं करा। मान लीजिए मैंने इसको फाइल करा 28 फरवरी को, 28 फरवरी को करा, और जब फाइल करा तब मैंने टैक्स का पेमेंट भी कर दिया और प्लस इंटरेस्ट का भी क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो यहां पर आप ये बोल ही नहीं सकते कि मेरी कोई सेल्फ असेस लायबिलिटी थी और उसका 30 दिनों तक पेमेंट नहीं करा। जब तक मैंने रिटर्न फाइल नहीं करा, जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट फाइल नहीं करा, तो इसका मतलब है मैंने कोई सेल्फ असेस लायबिलिटी डिक्लेयर ही नहीं करी है। ओके, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि मेरी सेल्फ असेस लायबिलिटी 30 दिनों तक क्या है, अनपेड है। आप ये सिर्फ ये बोल सकते हो कि 30 दिन हो गए हैं, 30 दिन से ज्यादा हो गए, मैंने अभी तक रिटर्न क्या नहीं करा, फाइल नहीं करा, अभी तक अपनी लायबिलिटी सेल्फ असेस लायबिलिटी डिक्लेयर ही नहीं करी। ओके, तो इस केस में सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट लगेगा, इस केस में किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी। पेनल्टी तब लगेगी जब मैं अपना रिटर्न तो क्या कर दूं, फाइल कर दूं, लायबिलिटी तो उसके अंदर क्या कर लूं, मान लूं, सेल्फ असेस कर दूं, और उसका भी 30 दिनों तक क्या ना करूं, पेमेंट नहीं करूं, ठीक है, तो उस केस में क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर मैं रिटर्न ही क्या ना करूं, फाइल नहीं करूं, इसका मतलब मैंने लायबिलिटी अभी तक कोई एडमिट ही नहीं करी, मेरी कोई सेल्फ असेस लायबिलिटी मैंने डिक्लेयर ही नहीं करी। जब मैंने डिक्लेयर ही नहीं करी तो आप ये कह ही नहीं सकते कि डिक्लेयर कर तो दी और 30 दिनों तक पेमेंट नहीं करा। तो फिर उस केस में मैं जब भी बिलेटेड रिटर्न फाइल करूंगा उसमें मैं टैक्स प्लस इंटरेस्ट का क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। मेरे को ये पेनल्टी जो थी 10,000 रुपीस और 10% ऑफ टैक्स विच इज हायर, ये उस केस में मेरे पे एप्लीकेबल नहीं होगी। वर्ड टू वर्ड आपको मैच करवा रहा हूं, आप देख लिए, रिटर्न जीएसटीआर 3B फाइल्ड, ओके, बिलेटेडली, लेट मैंने फाइल करा अलोंग विद पेमेंट ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट के साथ, आफ्टर 30 डेज फ्रॉम ड्यू डेट। ड्यू डेट मान लीजिए 20 नवंबर थी रिटर्न फाइल करने की, रिटर्न मैंने फाइल करा 30 दिसंबर को, मतलब 30 दिनों के बाद में फाइल करा, ड्यू डेट के बाद में। रिटर्न ही मैंने ड्यू डेट 30 दिनों के बाद में क्या करा, फाइल करा, इसका मतलब मैंने अभी तक कोई लायबिलिटी एडमिट करी ही नहीं थी, मैंने रिटर्न ही क्या करा है, बिलेटेड क्या करा है, फाइल करा है। कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अंडर सेक्शन 73। हाँ, जनरल पेनल्टी अंडर सेक्शन 125, जो जनरल पेनल्टी होती है प्रोविजन का, अगर इस लॉ में अगर कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं लग रही है और आपने प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन करा है तो आप पे जनरल पेनल्टी लग सकती है अप टू 25,000 की। अप टू कितने की होती है वो, 25,000 की। तो वो पेनल्टी प्रॉपर ऑफिसर रिटर्न लेट फाइल करने पे आप पे लगा सकता है, वो भी अप टू 25,000 है, 73 की तो नहीं लगाएगा वो। ओके, हाँ, जनरल पेनल्टी वो आप पे लगा सकता है, ठीक है। चलिए, रिकवरी ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स विदाउट इश्यू ऑफ शोकोस नोटिस सेक्शन 75, डायरेक्ट रिकवरी अंडर सेक्शन 79। नाउ लिसन, मेरी कोई सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी है जिसको मैंने अपने जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट में या जीएसटीआर 3B में रिटर्न में अपनी एडमिट कर ली है, लेकिन अभी तक मैंने उसका क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं करा। लायबिलिटी मेरी एडमिटेड है लेकिन मैंने उसका पेमेंट नहीं करा, तो इसकी रिकवरी के लिए डिपार्टमेंट को मुझे शोकोस नोटिस देने की जरूरत नहीं है। शोकोस नोटिस क्या होता है, कारण बता होता है रिप्लाई करने का। मैं क्या रिप्लाई करूं, जिस लायबिलिटी को मैं एडमिट खुद अपने जीएसटीआर 1 या 3B में मान चुका हूं, उसके लिए मैं क्या रिप्लाई करूं कि ये मेरी लायबिलिटी नहीं है। तो यहां पर डिपार्टमेंट सेल्फ असेस्ड टैक्स का जो पेमेंट नहीं करते हैं उसकी रिकवरी के लिए उन्हें कोई शोकोस नोटिस देने की जरूरत नहीं है। विदाउट इश्यू ऑफ शोकोस
नोटिस, वो सीधा क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। वो सीधा क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। रिकवरी के प्रोविजन सेक्शन 79 में दिए, वेरियस मोड्स ऑफ रिकवरी दिए, सीधा हम पे वेरियस मोड्स ऑफ रिकवरी एप्लीकेबल कर देंगे। कोई शोकोस नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली बात है, क्यों दे वो मेरे को किसी भी बात का नोटिस, जब मैंने लायबिलिटी खुद अपने हाथों से क्या करी है, एडमिट करी है जीएसटीआर 1 या 3B के अंदर। वर्ड टू वर्ड आप देख लीजिए, ये रही रिकवरी ऑफ कौन सा, सेल्फ असेस्ड टैक्स विदाउट इश्यू ऑफ क्या होगा, शोकोस नोटिस कर लेंगे। डायरेक्ट रिकवरी पॉसिबल है अंडर सेक्शन किसमें, 79 के अंदर, सीधी रिकवरी हो जाएगी। ओके, नाउ लिसन, without any time limit show cause notice can be issued for recovery of any amount collected as a tax, okay, order to be passed within 1 year from the date of issue of show cause notice। now listen, अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन है, अमाउंट कलेक्ट कर लेता है टैक्स के नाम से, हाई मान लीजिए कि उसने एक्सेस टैक्स क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, एक्सेस टैक्स कलेक्ट कर लिया ज्यादा रेट से, या फिर उसने जो सप्लाई एग्जेम्प्ट है उस पे भी उसने टैक्स का क्या कर लिया, कलेक्शन कर लिया। ओके, ज्यादा कर लिया आपने, आप गवर्नमेंट को क्या कर दो, जमा करा दो। अगर आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो डिपार्टमेंट प्रॉपर ऑफिसर विदाउट एनी टाइम लिमिट, मतलब कितने ही साल बाद भी जब भी उनको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा हुआ था कि आपने एक्सेस टैक्स कस्टमर से कलेक्ट कर लिया था और जमा नहीं कराया, विदाउट एनी टाइम लिमिट, उस पर कोई टाइम लिमिट क्या नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। विदाउट एनी टाइम लिमिट आपको वो शोकोस नोटिस क्या कर सकेंगे, इशू कर सकेंगे। हाँ, शोकोस नोटिस तो इशू करना होगा। सेल्फ असेस टैक्स की रिकवरी के लिए कोई शोकोस नोटिस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो लायबिलिटी एडमिटेड ही है। लेकिन अगर कोई अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स है, उसको अगर वो क्या करना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं, तो विदाउट एनी टाइम लिमिट कितने भी साल बाद वो आपको शोकोस नोटिस दे सकते हैं। बोल सकते हैं कि आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले आपने किसी कस्टमर से ज्यादा रेट से जीएसटी कलेक्ट कर लिया था, या उस समय जो सप्लाई एग्जेम्प्ट थी आपने तो उस पे भी जीएसटी कलेक्ट कर लिया था और आज तक जमा नहीं कराया। हम इतने साल बाद भी आपको शोकोस नोटिस क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। बिल्कुल, वो आपको शोकोस नोटिस क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं विदाउट एनी टाइम लिमिट। लेकिन डिमांड ऑर्डर तो पास करना पड़ेगा। डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट यहां पर 1 साल रहेगी। वो 73, 74 वाली एप्लीकेबल नहीं होगी। टाइम लिमिट होगी 1 साल। कब से, जब से उन्होंने आपको शोकोस नोटिस दिया। तो शोकोस नोटिस देने की टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन जब से शोकोस नोटिस आपको दिया वहां से 1 साल के अंदर अंदर उनको डिमांड ऑर्डर जरूर क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। लेकिन सेल्फ असेस्ट की बात करें तो शोकोस नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है, सीधा रिकवरी कर सकते हैं वो, क्योंकि वो तो लायबिलिटी खुद ने एडमिट करी हुई है। लेकिन अगर कोई अमाउंट कलेक्ट कर लिया टैक्स के नाम से और वो अगर आप पे नहीं करते हो तो उन्हें पहले आपको शोकोस नोटिस देना होगा विदाउट एनी टाइम लिमिट, फिर डिमांड ऑर्डर पास करना होगा विद इन कितनी ईयर में, 1 ईयर के अंदर अंदर। वर्ड टू वर्ड आपको यहां पर करवा रहा हूं, देखिए क्या लिखा है, विदाउट एनी टाइम लिमिट, कितने भी साल बाद वो आपको शोकोस नोटिस क्या कर सकते हैं, कैन बी इशूड है फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स। तो शोकोस नोटिस देने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है, ऑर्डर टू बी पास्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ शोकोस नोटिस। लेकिन ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है कितनी ईयर है, 1 ईयर है। ये प्रोविजन सेक्शन 76 के अंदर दिया हुआ है। ये प्रोविजन कहां दिया हुआ है, सेक्शन 76 के अंदर क्या दिया हुआ है, ये प्रोविजन दिया हुआ है। ओके, चलिए, यस, penalty under section 73 or section 74 imposed, no penalty on same person under any other provision of क्या है this act, example 122 125। now listen, देखिए यहां पर जो हम 73 74 पढ़ रहे हैं, जिन रीजन की वजह से हमने टैक्स नॉट पेड है, शॉर्ट पेड का हमको नोटिस आया है, आईटीसी रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज का नोटिस आया या एरोनियसली रिफंडेड का नोटिस आया, इनकी सेम डिफॉल्ट पे 122 में भी हमको क्या दी हुई है, पेनल्टी दी हुई है। मतलब प्रॉपर ऑफिसर को आपको शोकोस नोटिस भी क्या कर सकता है, दे सकता है, डिमांड ऑर्डर पास कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है, या फिर प्रॉपर ऑफिसर 122 के अंदर आप पे क्या लगा सकता है, पेनल्टी लगा सकता है। सेम डिफॉल्ट क्या करे हुए हैं, दिए हुए। अब लॉ क्या बोलता है, मान लीजिए अगर आपके ऊपर पेनल्टी 73 74 में लगा दी उस सेम डिफॉल्ट पे, तो उस सेम डिफॉल्ट पे दोबारा उसी डिफॉल्ट पे दूसरे और सेक्शन में लाइक 122 या 125 है, उसमें दोबारा सेम डिफॉल्ट पे सेम पर्सन पे पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल है, मैंने क्या करा है, मैंने सप्लाई तो करी है लेकिन इनवॉइस ही क्या नहीं कर रहा, इशू नहीं कर रहा। इनवॉइस इशू नहीं कर रहा मतलब जीएसटीआर 1 में डिटेल नहीं दे रहा, इसका मतलब मैं टैक्स पे कर ही नहीं रहा हूं। प्रॉपर ऑफिसर मेरे को सेक्शन 73 में क्या कर सकता है, शोकोस नोटिस दे सकता है कि सप्लाई तो कर रहे हो, लायबिलिटी तो बन रही है, लेकिन इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हो, टैक्स पेड नहीं है, हम आपको 73 में शोकोस नोटिस वो मेरे को दे सकते हैं, या 74 का मेरे को नोटिस दे सकते हैं। लेकिन सेम डिफॉल्ट 122 में भी कवर है। अब अगर उन्होंने मेरे को 73 74 में नोटिस दे दिया, पेनल्टी लगा दी, तो इस सेम डिफॉल्ट पे कि मैं सप्लाई कर रहा हूं, इनवॉइस इशू नहीं कर रहा, तो दोबारा मेरे पे 122 में क्या नहीं लगाएंगे, वो पेनल्टी नहीं लगाएंगे। वर्ड टू वर्ड में मैच करवा देता हूं, बड़ा लॉजिकल प्रोविजन है। पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 इंपोज्ड हो गई है। नो पेनल्टी ऑन सेम पर्सन अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। फिर सेम पर्सन पे एनी अदर प्रोविजन, एग्जांपल 122 125 में आप पे पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। ओके, आई थिंक ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी है। नाउ separation is equal to non-declaration of fact or information in the written statement, report or any other document or failure to furnish any information on being asked. Now listen, section 74 तब लगता है जब आपने कोई फ्रॉड करा हो, willful misstatement करा हो या separation of fact करा। अगर हम separation की बात करें तो separation आपने कहां करा, तो जहां भी जीएसटी में आपको स्टेटमेंट फाइल करना था, लाइक जीएसटीआर 1 फाइल करना था, रिटर्न फाइल करना था, आपको कोई रिपोर्ट फाइल करनी थी, कोई इंफॉर्मेशन बीइंग आपसे मंगाई गई थी, आपको वो इंफॉर्मेशन देनी थी, तो वो डिटेल आपने जीएसटीआर 1 में नहीं दी,
फर्निश नहीं करी, रिटर्न में आपने क्या नहीं करी, फर्निश नहीं करी, वो इंफॉर्मेशन में आपने क्या नहीं करी, फर्निश नहीं करी, या फिर तो इंफॉर्मेशन में वो डिटेल फर्निश नहीं करी, या फिर वो इंफॉर्मेशन ही आपने फर्निश नहीं करी, ओके, या फिर तो नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिटेल हुआ, या फिर नॉन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ। इसको हम क्या मानेंगे, आपका सेपरेशन मानेंगे, और फिर उस केस में सेक्शन 74 में आपको नोटिस क्या करा जाएगा, दिया जाएगा। कॉमन, अच्छा, वर्ड टू वर्ड मैच करवाना था, ये लीजिए। सेपरेशन का मतलब नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट, मतलब स्टेटमेंट तो फाइल करा, रिटर्न तो फाइल करा, इंफॉर्मेशन तो फाइल करी, रिपोर्ट तो फाइल करी, लेकिन उस स्टेटमेंट में, रिटर्न में, इंफॉर्मेशन में, रिकॉर्ड में वो डिटेल फैक्ट आपने क्या नहीं करा, फर्निश नहीं करा। तो नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट ऑफ और इंफॉर्मेशन इन रिटर्न, स्टेटमेंट, रिपोर्ट और एनी अदर डॉक्यूमेंट, और फेलियर टू फर्निश क्या है, इंफॉर्मेशन बीइंग आस्क्ड। ओके, नाउ common point for section 73-74 on payment of tax plus interest plus penalty under section 73-74, all proceedings in respect of said notice shall be deemed to be concluded except proceeding under section 132, that is criminal prosecution proceeding shall not be deemed to be concluded. Now listen, बहुत बढ़िया प्रोविजन है। देखो, मेरे को 73-74 का शोकॉज नोटिस आया, डिमांड ऑर्डर पास हुआ, मैंने टैक्स का, इंटरेस्ट का, 73-74 में जो पेनल्टी है उसका मैंने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। जैसे ही मैंने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो सेम डिफॉल्ट पे अदर सेक्शन में जो प्रोसीडिंग है वो सारी प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 122 हुआ, तो 122 में कोई पेनल्टी अब अलग से नहीं लगाई जाएगी, और 122 को क्या मान लिया जाएगा, डीम टू बी कंक्लूडेड मान लिया जाएगा, डीम टू बी कंक्लूडेड है। ओके, लेकिन एक प्रोसीडिंग को डीम टू बी कंक्लूडेड नहीं माना जाएगा, और वो प्रोसीडिंग होती है जेल जाने की। तो प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग है, इम्प्रिजनमेंट की जो प्रोसीडिंग है, उसको डीम टू बी क्या नहीं माना जाएगा, कंक्लूडेड नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप क्या कर दोगे, पेनल्टी का पेमेंट कर दोगे और जेल जाने से क्या हो जाओगे, बच जाओगे। अगर आपने सेक्शन 132 के अंदर जेल जाने वाले क्या करे हैं, काम करे हैं, तो आप इतने भी चतुर ना बनो कि आप टैक्स प्लस इंटरेस्ट और पेनल्टी का क्या करके, पेमेंट करके जेल जाने की प्रोसीडिंग को भी क्या करवा दोगे, डीम टू बी कंक्लूड करा दोगे और जेल जाने से बच जाओगे। वर्ड टू वर्ड मैच करवा देता हूं, देखिए। ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी 73-74, ऑल प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ सेड नोटिस, इस एक्ट की सभी सेक्शन की सारी प्रोसीडिंग शैल डीम टू बी क्या हो जाएगी, कंक्लूड हो जाएगी। एग्जांपल 122, एक्सेप्ट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132। 132 का मतलब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग है, इंप्रिजनमेंट की प्रोसीडिंग है, शैल नॉट बी डीम टू बी कंक्लूडेड, उसको डीम टू बी कंक्लूडेड नहीं माना जाएगा। तो बहुत बढ़िया प्रोविजन था। बाकी का कंक्लूड मान लिया जाएगा, दूसरे सेक्शन में अलग से और कोई पेनल्टी आप पे नहीं लगाएंगे। अगर 73-74 में लगा दी तो सेम डिफॉल्ट पे, सेम पर्सन पे दूसरे और किसी सेक्शन में पेनल्टी भी नहीं लगाएंगे, मतलब डीम टू बी कंक्लूड हो जाएगा, बस 132 कंक्लूडेड नहीं होगा। ओके, नाउ लिसन। Notice issued under section 73-74 under same proceeding to main person, example company, and to some other person, example director. If proceeding concluded against main person, proceeding under section 122-125 deemed to be concluded. Okay, proceeding under section 129, detention, seizure and release of goods and conveyance in transit, and under section 132 not deemed to be concluded. Now listen, बहुत बढ़िया प्रोविजन है। मान लीजिए हैं कि कोई कंपनी है जिसने टैक्स का क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं करा, टैक्स का शॉर्ट पेमेंट करा, आईटीसी उसने रॉन्गली अवेल करा, या आईटीसी उसने रॉन्गली क्या करा, यूटिलाइज करा, या किसी कंपनी ने एरोनियसली टैक्स का रिफंड ले लिया, और उस कंपनी को शो कोस नोटिस आ गया सेक्शन 73 का, सेक्शन 74 का। ओके, होता प्रैक्टिकली क्या है, कंपनी साथ में उनके डायरेक्टर को भी क्या देती है, नोटिस देती है। ओके, क्योंकि डायरेक्टर पे भी 122 और 125 वाली पेनल्टी लगाती है, क्योंकि करता धरता तो आप थे, ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन तो आप थे। ओके, तो मेन नोटिस तो किसको देती है, कंपनी को देती है, और साथ में नोटिस उनके किसको देती है, डायरेक्टर्स को भी देती है, और उनको कहती है हम आप पे 122 में क्या लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, क्योंकि आपने ये जानते हुए भी क्या करा है, ऐसे काम करें, गलत काम करें, हम आप पे 125 में पेनल्टी लगाएंगे। अब मान लीजिए कंपनी ने क्या कर दिया, 73-74 में क्या कर दिया, टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। प्रोसीडिंग कंपनी पे डीम टू बी क्या हो गई, कंक्लूड हो गई। अब कंपनी पे 122, 125 और किसी सेक्शन में प्रोसीडिंग क्या नहीं होगी, नहीं चलेगी, वो डीम टू बी क्या हो गई है, कंक्लूडेड हो गई है। साथ ही साथ जो किसको दिया था, डायरेक्टर को भी क्या आया था, नोटिस आया था 122 या 125 की पेनल्टी लगाने का, उन पर भी वो डीम टू बी क्या हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि कंपनी टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी का पेमेंट कर चुकी है, तो इनके ऊपर भी वो प्रोसीडिंग डीम टू बी क्या हो जाएगी, कंक्लूड हो जाएगी। तो कंपनी तो कहलाएगी हमारी कौन पर्सन, मेन पर्सन कहलाएगी, और ये हमारी ये कौन सी कहलाएगी, अदर पर्सन कहलाएगी। तो अदर पर्सन की प्रोसीडिंग भी डीम टू बी क्या हो जाएगी, कंक्लूड हो जाएगी। लेकिन 129 की प्रोसीडिंग, 129 होता है, मान लीजिए रास्ते के अंदर मालूम पड़ा बिना ई वे बिल का गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो प्रॉपर ऑफिसर आपके गुड्स को और आपके कन्वेंस को डिटेन कर लेगा, सीज कर लेगा, क्या कर लेगा, सीज कर लेगा। और 130 के अंदर अगर वो गुड्स और कन्वेंस आपको चाहिए तो रिडम्पशन फाइन पे करने का आपको क्या देगा, ऑप्शन देगा। ये प्रोसीडिंग डीम टू बी क्या नहीं होगी, कंक्लूडेड नहीं होगी, ये क्या नहीं होगी, कंक्लूडेड नहीं होगी। वर्ड टू वर्ड में आपको मैच करवा रहा हूं, देखिए। नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 73-74 हो गया, मेन पर्सन पे हो गया सेम प्रोसीडिंग पे, और डायरेक्टर को भी हो गया, मतलब अदर पर्सन को भी। अब जो मेन पर्सन है, कंपनी है, उसने क्या करा, सारा टैक्स प्लस इंटरेस्ट पेनल्टी का पेमेंट कर दिया, प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई अगेंस्ट मेन पर्सन पे। तो अब जो प्रोसीडिंग अदर पर्सन पे थी 122, 125 की, वो भी उन पर भी डीम टू बी क्या हो जाएगी, कंक्लूड हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा,
प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 129 गुड्स और कन्वेंस का डिटेंशन और क्या होता है, सीजर होता है, और सेक्शन 130 के अंदर रिडेम्पशन फाइन का ऑप्शन होता है, वो नॉट डीम टू बी क्या होगा, कंक्लूडेड, वो डीम टू बी कंक्लूडेड नहीं होगा। तो एक तो 128 डीम टू बी कंक्लूडेड नहीं होता है, एक 130 रिडेम्पशन फाइन डीम टू बी कंक्लूडेड नहीं होता है, और एक हमारा 132 था, इम्प्रिजनमेंट था, ओके, और जो हमारा कौन सा था, प्रोसिक्यूशन था, वो डीम टू बी क्या नहीं होता है, कंक्लूडेड नहीं होता है, ये कंक्लूडेड नहीं होता। हाँ, 122 डीम टू बी कंक्लूड हो जाता है, 125 भी क्या हो जाता है, डीम टू बी कंक्लूडेड हो जाता है। तो आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड अब आपको यहां पर समझ में आ चुकी है। तो ये हमारा सेक्शन 73 74 था। ये 74A नया प्रोविजन जो है नवंबर 25 अटेम्प्ट और ऑनवर्ड अटेम्प्ट पे एप्लीकेबल होता है। वैसे तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 से क्या हो चुका है, एप्लीकेबल हो चुका है। 24-25 से अब 73 74 नहीं रहे, अब 74 क्या हो गया, एक ही हो गया, जिसमें फ्रॉड का भी है और बोनाफाइड दोनों इसी के अंदर है। ओके ओके, यस, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में सेक्शन 75 जनरल प्रोविजन। यस, तो अब हमारे हैं सेक्शन किस पे, 75 पे। सेक्शन 75 जनरल प्रोविजन, इशू ऑफ शोकोस नोटिस और डिमांड ऑर्डर इज स्टेड बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल, सच पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन कंप्यूटिंग शोकोस नोटिस टाइम लिमिट और पासिंग डिमांड ऑर्डर। प्रोविजन ये क्या कह रहा है, मान लीजिए कोर्ट का ट्राइब्यूनल का स्टे लगा हुआ है किसी भी डिमांड पे, किसी भी पर्टिकुलर की डिमांड पे स्टे लगा हुआ है, और इस रीजन की वजह से डिपार्टमेंट शोकोस नोटिस इशू नहीं कर पा रहा है। ओके, डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम यह है कि कल मान लीजिए वो स्टे हट जाता है, तो शोकोस नोटिस इशू करने की जो टाइम लिमिट 73 और 74 ने बताई है वो तो उस समय एक्सपायर हो चुकी होगी। तो स्टे हटने के बाद में तो हम शोकोस नोटिस इशू कर ही नहीं पाएंगे, और बिना शोकोस नोटिस इशू करे हम डिमांड रेज नहीं कर सकते। तो यहां पर सेक्शन 75 के जनरल प्रोविजन ने क्या कहा, अगर आप इस रीजन की वजह से शोकोस नोटिस इशू नहीं कर पा रहे हो या डिमांड ऑर्डर पास नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उस पर क्या लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है, ओके, तो जितने भी समय क्या लगा, स्टे लगा, मतलब जब स्टे लगा और जब स्टे हटा, इतना समय हम आपके शोकोस नोटिस इशू करने की जो टाइम लिमिट हमने बताई है या डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट बताई है, उसमें से रेस्पेक्टिव टाइम लिमिट में से इतना टाइम लिमिट एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड करने का मतलब है इतना टाइम हम आपको एडिशनल क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। अब आप उस पीरियड के अंदर, उस एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर शोकोस नोटिस इशू कर देना, और अगर करा हुआ था तो डिमांड ऑर्डर क्या कर देना, पास कर देना। वर्ड टू वर्ड मैं आपको यहां पर क्या करवा रहा हूं, मैच करवा रहा हूं, इशू ऑफ शोकोस नोटिस और डिमांड ऑर्डर इज स्टेड बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल, सच पीरियड का मतलब है जितने पीरियड का स्टे लगा हुआ है शैल बी एक्सक्लूडेड। तो शोकोस नोटिस इशू करने की जो टाइम लिमिट है और जो डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है 73 और 74 में, उतना समय क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा हमको। ओके, इसके बाद में प्रोविजन क्या कह रहा है हमको, ये हमें कह रहा है नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 71, ओके, चार्जेस फॉर फ्रॉड एक्सेट्रा नॉट एस्टेब्लिश्ड इन कोर्ट, ट्राइब्यूनल, अपीलेट अथॉरिटी, कोर्ट, ट्राइब्यूनल। Notice deemed to be issued under section 73(1). Okay, no fresh notice required to be issued. Determination of liability in respect of period covered under section 73 only. Okay, now ये क्या कह रहे हैं, ये हमें यहां पर समझा रहे हैं कि मान लीजिए डिपार्टमेंट ने, प्रॉपर ऑफिसर ने किसी को सेक्शन 74 का क्या करा, शोकोस नोटिस इशू करा। ओके, शोकोस नोटिस क्या कर दिया, इशू कर दिया। अच्छा, शोकोस नोटिस, ये शोकोस नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट 4 ईयर्स एंड कितने मंथ्स होती है, 6 मंथ्स होती है। 4 ईयर्स एंड क्या होती है, 6 मंथ्स होती है। चलिए, तो ये हम मान लेते हैं कब तक है, 6 मंथ, जून होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 30th ऑफ क्या है, जून, 30th ऑफ जून 2024 तक, 30th ऑफ जून 2024 तक ये नोटिस इशू हो जाना चाहिए था। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, ये हो जाना था, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 2018-19, तो 19 से 20, 21, 22, 23, 24, 18-19। ओके, 18-19 या 19-20 उसके आगे, या क्या हो गया, 20-21 हो गया, या 21 क्या हो गया, 22 हो गया, या 22 क्या हो गया, 23 हो गया। मान लो इन ईयर के लिए प्रॉपर ऑफिसर ने शोकोस क्या दिया, नोटिस दिया, ठीक है ना, क्या दिया, प्रॉपर ऑफिसर ने शोकोस नोटिस दिया, 74 का दिया। कल वो मैटर कहां पर चला गया, वो मैटर अपील में चला गया, और कोर्ट ने और ट्राइब्यूनल ने, ट्राइब्यूनल ने ये एस्टेब्लिश करा कि फ्रॉड के जो रीजन थे, सेपरेशन ऑफ एक्ट या विलफुल मिसस्टेटमेंट के जो एलिगेशंस उस पे लगाए थे, वो एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाए। मतलब फ्रॉड क्या नहीं हो पाया, एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। मतलब ये तो एस्टेब्लिश है कि टैक्स आपका नॉट पेड है, टैक्स आपका क्या है, शॉर्ट पेड है, आपको एरोनियसली रिफंड मिला है, लेकिन फ्रॉड क्या नहीं हो पाया, एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। ओके, तो ऐसी स्थिति में इस शोकोस नोटिस को, ये जो शोकोस नोटिस इस दिन दिया गया था, इसको मान लेंगे कि ये शोकोस नोटिस अंडर सेक्शन कौन सा है, 73 वाला ही है।
मतलब कोई दोबारा नया शोकोस नोटिस देने की जरूरत नहीं है, उसी शोकोस नोटिस को अब 73(1) का क्या मान लिया जाएगा, शोकोस नोटिस मान लिया जाएगा। और प्रॉपर ऑफिसर अब इसको 73(1) का शोकोस नोटिस मान के डिमांड ऑर्डर क्या करेगा, पास करेगा उन ईयर्स के लिए, उन फाइनेंशियल ईयर के लिए जिनके लिए ये नोटिस 73(1) का क्या हो सकता है, इश्यू हो सकता है। अब जैसे कि आपको मालूम है इसकी जो टाइम लिमिट होती है 73 की, जो ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट होती है वो तो कितनी ईयर्स होती है, 3 ईयर्स होती है डिमांड ऑर्डर पास करने की, और शो कॉज नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट होती है 2 ईयर्स एंड कितने मंथ्स होती है, 9 मंथ्स। 2 ईयर्स और कौन सा है, 9 मंथ्स है। तो इसका मतलब हमारे लिए यहां पर क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सुनिए, मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं और आपसे मैं कहूं 18-19 के लिए सेक्शन 73 में डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट क्या होगी, तो आप बताएंगे 31 दिसंबर 2000, ठीक है ना, 2019 से 19 से 20, 21 और 22 ये टाइम लिमिट है। मैं कहूं इसकी शोकोस नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट क्या है, तो आप बताएंगे 30 सितंबर 2022 बताएंगे। चलिए ठीक है। अगला 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट 73 में डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट क्या होगी, तो आप कहेंगे 31 दिसंबर 2000 कौन सा 23, और शोकोस नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट हो जाएगी 30 सितंबर 2000 कौन सा 23। मैं अगर पूछूंगा फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट क्या होगी, तो आप बताएंगे 31 दिसंबर 2024, और शोकोस नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट होगी 30 सितंबर 2000 कौन सा है, 24 है। अब अगर आप देखें ये जो नोटिस जो पहले दिया गया था, इसी नोटिस को क्या मान लिया गया, 73 का नोटिस मान लिया गया, क्योंकि कोर्ट में और ट्राइब्यूनल में फ्रॉड के रीजन एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाए, तो कोर्ट ने कहा कि वो जो पहले शोकोस नोटिस दिया गया है उसी को 73(1) का नोटिस मान लिया जाए, बिल्कुल मान लिया जाए। अब ये नोटिस आया था कब, 30 जून को आया था। क्या 30 जून को 18-19 का नोटिस आ सकता है क्या, नहीं, 30 जून के लिए 18-19 का नोटिस आने की जो लास्ट टाइम लिमिट थी वो 30 सितंबर 2000 क्या थी, 20 थी, और ये वाला नोटिस तो उसके क्या आया, बाद में आया। इसका मतलब आज इस नोटिस से आप 18-19 का क्या नहीं कर सकते, डिमांड रेज नहीं कर सकते, डिमांड ऑर्डर पास नहीं कर सकते। सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कौन सी ईयर के लिए, 19-20 के लिए। 19-20 के लिए शोकोस नोटिस देने की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2023 है, और हमारा नोटिस तो कब आया था, 30 जून 2024 को आया था। क्या इस दिन आए हुए नोटिस से आप इस ईयर की डिमांड ऑर्डर पास कर सकते थे, अगेन आंसर इज नो, पास नहीं कर सकते थे। तो अब 19-20 फाइनेंशियल ईयर की भी डिमांड क्या नहीं हो सकती, ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है 20-21 के लिए शोकोस नोटिस देने की लास्ट डेट कौन सी है, 30 सितंबर 2024 है, और ये नोटिस तो कब आ गया था, 30 जून को ही आ गया था। तो क्या इस नोटिस से 20-21 की डिमांड रेस की जा सकती है, आंसर इस 20-21 की भी की जा सकती है, 21-22 की भी की जा सकती है, 22-23 की भी की जा सकती है। मतलब 18-19 की नहीं की जा सकती, 19-20 की नहीं की जा सकती। तो प्रोविजन आज यही कह रहा है कि अगर नोटिस 74 का दिया गया लेकिन कोर्ट में फ्रॉड के, सेपरेशन ऑफ फैक्ट के एस्टेब्लिश नहीं हो पाए, तो उसी नोटिस को क्या मान लिया जाएगा, 73 का नोटिस मान लिया जाएगा, और अब उन फाइनेंशियल ईयर की डिमांड का ऑर्डर बनाया जा सकता है, ठीक है ना, जो इस टाइम लिमिट में 73 की टाइम लिमिट में क्या हुए हैं, शोकोस नोटिस इशू हो गए हैं, बस उन्हीं का ही पास किया जा सकता है। ओके, वर्ड टू वर्ड मैच करना चाहे, देखिए, नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 74, चार्जेस फॉर फ्रॉड एक्सेट्रा नॉट एस्टेब्लिश्ड इन कोर्ट और ट्राइब्यूनल, नोटिस डीम टू बी इशूड अंडर सेक्शन 73, उसी नोटिस को, इस 74 वाले नोटिस को ही 73 का नोटिस मान लिया जाएगा। मतलब नो फ्रेश नोटिस रिक्वायर्ड टू बी इशूड, कोई अलग से नोटिस देने की जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ पीरियड कवर्ड अंडर 73 सबसेक्शन 2, अब उन्हीं फाइनेंशियल ईयर का आप डिमांड क्या कर सकते हो, ऑर्डर पास कर सकते हो, जिनका नोटिस वो टाइम लिमिट में क्या हुआ है, इश्यू हुआ है, बस उन्हीं के लिए पास हो सकता है। जिनके लिए वो इश्यू नहीं हुआ है टाइम लिमिट में, जिनकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई है, उन फाइनेंशियल ईयर की आप डिमांड ऑर्डर क्या नहीं कर सकते, पास नहीं कर सकते। ओके, ऑर्डर रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन परसुएंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्राइब्यूनल। ओके, means notice not under section 74, notice under section 73, that is example refer back for fresh adjudication. Such order shall be passed within 2 years from the date of communication of said direction. Time limit under section 73 subsection 10 shall not apply. Example redetermination. बहुत सही प्रोविजन है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अभी हमने कहा आपको नोटिस सेक्शन 74 का नोटिस दिया गया था फ्रॉड वाला बोल के, लेकिन कोर्ट और ट्राइब्यूनल में जो फ्रॉड के चार्जेस जो थे वो कोर्ट और ट्राइब्यूनल में क्या नहीं हो पाए, एस्टेब्लिश नहीं हो पाए। तो उसी नोटिस को, इसी नोटिस को अब 73 का क्या मान लिया गया, नोटिस मान लिया गया। ओके, और कोर्ट ने कह दिया इसी नोटिस को आप 73 का नोटिस मान लो और डिमांड ऑर्डर क्या करो, पास करो। अब आप देखिए मैटर कोर्ट में चला गया, और जब कोर्ट की वापस से डायरेक्शन आई कि ये नोटिस 74 का नहीं है 73(1) का है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि तब तक डिमांड ऑर्डर पास करने की जो टाइम लिमिट थी 73 में तो 3 साल की थी, वो टाइम लिमिट ही एक्सपायर हो गई होगी। तो अब अगर कोर्ट ये भी बोल देगा कि इस नोटिस को 73 का नोटिस मान लो, तो भी हम डिमांड ऑर्डर कैसे पास करेंगे, क्योंकि वो पास करने के टाइम लिमिट 3 साल तो एक्सपायर हो गए, 3 साल एक्सपायर हो गए। तो यहां पर हमको प्रोविजन ने क्या कहा, अगर ऐसा हो जाता है, कोर्ट ये बोल
देता है कि ये 74 का नोटिस नहीं है, 73 का नोटिस है, और अब आप डिमांड ऑर्डर पास करो। तो अब आपको डिमांड ऑर्डर पास करने के लिए हम आपको एक नई टाइम लिमिट देंगे, और वो नई टाइम लिमिट होगी कितनी ईयर्स होगी? 1 ईयर होगी। वो नई टाइम लिमिट कितनी होगी? नहीं 1 ईयर नहीं, सॉरी, कितनी होगी? 2 ईयर्स होगी। तो अब आपको प्रॉपर ऑफिसर को कितने साल मिलेंगे? 2 साल मिलेंगे। जब से कोर्ट का ये ऑर्डर आया ना, कोर्ट का ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ कि ये नोटिस कौन से का है? 73 का ही नोटिस है। ओके, तो जब से वहां से 2 साल के अंदर अंदर, वहां से 2 साल में प्रॉपर ऑफिसर अब डिमांड ऑर्डर क्या कर सकेगा? पास कर सकेगा। मतलब जो ओरिजिनल टाइम लिमिट थी ना, वो भले ही एक्सपायर हो गई हो, अब आपको 2 साल की नई फ्रेश टाइम लिमिट क्या हो जाएगी? एप्लीकेबल हो जाएगी। वर्ड टू वर्ड मैच करवा देता हूं। देखो, कोर्ट ने ये कह दिया ये 74 का नोटिस नहीं है, ये तो 73 का नोटिस है। मतलब उन्होंने केस को क्या कर दिया? रेफर बैक कर दिया कि इसको 73 मान के क्या करो? डिमांड ऑर्डर क्या करो? पास करो, और उन ईयर की करो जिन जिन ईयर के रेस्पेक्ट में ये नोटिस इशू हुआ है। अब डिमांड ऑर्डर जो पास होगा, सच ऑर्डर शैल बी पास विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सेड डायरेक्शन। तो अब प्रॉपर ऑफिसर को कितने साल मिल जाएंगे? 2 साल मिल जाएंगे। मतलब जो टाइम लिमिट 3 साल की 73 सबसेक्शन किसमें थी? 10 में थी, वो क्या नहीं होगी? अप्लाई नहीं होगी। इनको 2 नए साल मिलेंगे डिमांड ऑर्डर क्या करने के लिए? पास करने के लिए, रीडिटर्मिनेशन ऑफ क्या करने के लिए? लायबिलिटी करने के लिए, क्योंकि पेनल्टी का अमाउंट भी तो क्या होगा? चेंज होगा। तो यहां अब उसको 2 साल मिल जाएंगे। ओके, बड़ा सिंपल सा प्रोविजन। अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इन ऑर्डर शैल नॉट बी इन एक्सेस ऑफ अमाउंट स्पेसिफाइड इन नोटिस। नो डिमांड शैल बी कंफर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स अदर देन द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड इन नोटिस। सेपरेट शो कॉज नोटिस रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर रेजिंग डिमांड इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर ग्राउंड्स। बहुत सही प्रोविजन है। ये प्रोविजन हमें समझा रहा है कि जब पर्सन को शोकोस नोटिस दिया गया था, तो उस पर्सन को बताया था कि ये टैक्स का अमाउंट आपका शॉर्ट पेड है, नॉट पेड है, आईटीसी रॉन्गली अवेल यूटिलाइज है और एरोनियसली रिफंडेड है। और उसमें पेनल्टी का अमाउंट भी आपको क्या करा गया था? बताया गया था कि इतने अमाउंट की पेनल्टी, और पूछा गया था कि इतने अमाउंट का टैक्स और इतने अमाउंट की पेनल्टी आप क्यों पे नहीं करेंगे? क्यों पे नहीं करेंगे? तो अब ये प्रोविजन कह रहा है कि शोकोस नोटिस में जो टैक्स का अमाउंट और पेनल्टी का अमाउंट दिया है, और प्रॉपर ऑफिसर ने जो डिमांड ऑर्डर में आपसे टैक्स और पेनल्टी डिमांड करी है, वो डिमांड ऑर्डर में जो उन्होंने टैक्स और पेनल्टी जो डिमांड करी है, वो शोकोस नोटिस में दिए गए टैक्स और पेनल्टी के अमाउंट से क्या नहीं हो सकती? ज्यादा नहीं हो सकती। तो जितना शोकोस नोटिस में दिया है, उससे ज्यादा का आप डिमांड ऑर्डर में टैक्स और पेनल्टी क्या नहीं कर सकते? नहीं लगा सकते। सेकंड बात प्रोविजन ये भी कह रहा है, आपको जब शोकोस नोटिस इशू किया गया था, तो प्रॉपर ऑफिसर ने डिमांड के ग्राउंड भी बताए होंगे कि आपकी सप्लाई एग्जेम्प्ट नहीं है, आप पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहे हो अपनी वैल्यू ऑफ किसमें? सप्लाई के अंदर, या फिर आप कोई भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से आप टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहे हो या शॉर्ट पेमेंट कर रहे हो, और डिमांड ऑर्डर क्या करा? पास करा। अब प्रॉपर ऑफिसर किसी और दूसरे ग्राउंड के ऊपर डिमांड ऑर्डर क्या नहीं कर सकता? पास नहीं कर सकता। वो सिर्फ उन्हीं ग्राउंड पे आपका डिमांड ऑर्डर पास कर सकता है जो ग्राउंड उसने आपको शोकोस नोटिस में दिए थे, और किसी दूसरे ग्राउंड पे वो डिमांड ऑर्डर पास नहीं कर सकता। अगर करना चाहता है तो उसके लिए उसको अलग शोकोस नोटिस इशू करना होगा टाइम लिमिट के अंदर टाइम लिमिट के अंदर। मतलब मान लीजिए प्रोसीडिंग के अंदर उसको दूसरे ग्राउंड मालूम पड़ जाते हैं, और उसे मालूम पड़ता है यार अब तो शोकोस नोटिस देने की टाइम लिमिट क्या हो गई? एक्सपायर हो गई। तो मैंने जो शोकोस नोटिस दिया हुआ है, उसी शोकोस नोटिस पे अदर ग्राउंड पे भी क्या करता हूं? डिमांड रेज कर देता हूं। नहीं, अदर ग्राउंड पे आप डिमांड रेज नहीं कर सकते। करनी है उसके लिए सेपरेट क्या दे दो? शोकोस नोटिस दे दो। वर्ड टू वर्ड मैच करवा देता हूं। देखो प्रोविजन क्या है। अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इन ऑर्डर शैल नॉट बी इन एक्सेस ऑफ अमाउंट स्पेसिफाइड इन शोकोस नोटिस। नो डिमांड शैल बी कंफर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स अदर देन ग्राउंड्स स्पेसिफाइड इन नोटिस। अदर ग्राउंड पे आप डिमांड रेज नहीं कर सकते, और अगर करना चाहते हो तो सेपरेट शोकोस नोटिस रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर रेजिंग डिमांड इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर ग्राउंड्स। उसके लिए अगर आपको अलग शोकोस नोटिस क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अपीलेट ऑथोरिटी और अपीलेट ट्राइब्यूनल और कोर्ट मॉडिफाई द अमाउंट ऑफ टैक्स डिटरमाइंड बाय पीओ। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी शैल स्टैंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए आप डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट कोर्ट में गए, ठीक है ना, अपीलेट ऑथोरिटी के पास गए, ट्राइब्यूनल के पास गए, कोर्ट के पास गए, और कोर्ट ने आपके टैक्स का अमाउंट क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ओके, अगर टैक्स का अमाउंट चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट भी टैक्स पे लगता है, तो इंटरेस्ट भी अकॉर्डिंगली क्या होगी? मॉडिफाई होगी। पेनल्टी भी टैक्स के अमाउंट से कंप्यूट होती है। सेक्शन 74 में 100% ऑफ टैक्स, और 73 में 10,000 और 10% ऑफ टैक्स। तो जब टैक्स अमाउंट क्या हो जाएगा? मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है ना, अपील के अंदर, तो उसका इंटरेस्ट भी मॉडिफाई होगा और उसकी पेनल्टी भी क्या होगी? मॉडिफाई करनी पड़ेगी पीओ को। वर्ड टू वर्ड देख लो। अपीलेट ऑथोरिटी, अपीलेट ट्राइब्यूनल, कोर्ट मॉडिफाइज द अमाउंट ऑफ टैक्स डिटरमाइंड बाय पीओ। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी शैल स्टैंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। ओके, आई थिंक बात बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको यहां पर समझ में आ चुकी है। ओके, नाउ सेकंड लास्ट बात इस प्रोविजन की। इंटरेस्ट शैल बी पेबल इवन नॉट स्पेसिफाइड इन डिमांड ऑर्डर इफ नो डिमांड ऑर्डर इशूड विद इन टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 10, 74 सबसेक्शन 10 प्रोसीडिंग डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। बहुत सही बात बोल रहे हैं। देखिए
जो डिमांड और पहले शो कॉस्ट नोटिस आया उसमें आपको टैक्स का अमाउंट का रेफरेंस दिया, प्लस का इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम और प्लस पेनल्टी भी बताई थी। 73 में 10,000 और 10% ऑफ टैक्स विच हायर और 74 में 100% ऑफ टैक्स। फिर उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी रिप्लाई करने की और फिर उन्होंने डिमांड ऑर्डर पास करा 3 साल और 5 साल के अंदर। जब उन्होंने डिमांड ऑर्डर पास करा तो उस डिमांड ऑर्डर के अंदर उन्होंने इंटरेस्ट को मेंशन करना भूल गए, नहीं करा उन्होंने। तो क्या अब आप ये समझ लो कि मेरे को डिमांड ऑर्डर में मेरे से इंटरेस्ट नहीं बोला है तो क्या मुझे इंटरेस्ट पे ही नहीं करना है? आंसर इज नो। इंटरेस्ट नहीं भी बोले वो तो आपको पे करना ही होगा, क्योंकि आप डिले पेमेंट कर रहे हो टैक्स नॉट पेड का, टैक्स किसका? शॉर्ट पेड का। ओके, तो ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही होगा 18% पर एनम की रेट से अंडर सेक्शन 50। इवन अगर प्रॉपर ऑफिसर ने इंटरेस्ट मेंशन नहीं करा है आपको किसके अंदर? डिमांड के ऑर्डर के अंदर, वर्ड टू वर्ड आप मैच कर लो। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, प्रॉपर ऑफिसर अगर 3 साल या 5 साल में डिमांड ऑर्डर पास नहीं करता है तो वो अब आपसे डिमांड क्या नहीं कर सकता? रेज नहीं कर सकता, ठीक है ना? वो डीम टू बी कंक्लूड हो जाएगी, प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूडेड हो जाएगी। तो इंटरेस्ट shall be payable है even not specified in demand order, ये तो पहला पॉइंट हुआ। इफ नो डिमांड ऑर्डर issued within time specified, 3 साल 5 साल में डिमांड ऑर्डर पास नहीं हुआ तो प्रोसीडिंग सारी डीम टू बी क्या मान ली जाएगी? कंक्लूडेड मान ली जाएगी। ओके, यस, चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन पे आते हैं। ऑर्डर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इन अपीलेट ऑथोरिटी, अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट। ओके, और अपील पेंडिंग बिफोर अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अबव पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग period for passing demand order provided show cause notice has been issued within time period under section 73 74। इसकी क्या कहानी है सुनो, प्रोविजन क्या कह रहा है। मान लीजिए मैं मिस्टर जगत को शो कॉज नोटिस आया, मिस्टर जगत को क्या आ गया? शो कॉज नोटिस आ गया, सेक्शन 73 और 74 की टाइम लिमिट में आ गया। 73 की टाइम लिमिट थी 2 years 9 months और 74 की थी 4 years और 6 months। इसमें मेरे को नोटिस आ गया और डिपार्टमेंट में से क्या कर रहा है? टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड का डिमांड ऑर्डर पास करना चाहता है, लेकिन कैसे? नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए रजत के केस में, मिस्टर रजत के केस में डिपार्टमेंट ने डिमांड ऑर्डर पास करा था, मिस्टर रजत अपील में गए, अपीलेट अथॉरिटी में गए और जीत गए। सेम मैटर पे क्या हो गया? जीत गए। सेम मैटर पे, जिस मैटर पे उन्होंने मेरे को शो कॉज नोटिस दिया ना कि आपका टैक्स नॉट पेड है, शॉर्ट पेड है, उसी पे उन्होंने रजत को भी नोटिस दिया था, डिमांड ऑर्डर पास करा, रजत अपील में गए, अपीलेट अथॉरिटी के पास में गए और वहां पर जीत गए। लेकिन डिपार्टमेंट ने अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील कर दी, अपीलेट ट्राइब्यूनल में क्या कर दी? अपील कर दी। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर यह हो रहा है कि डिपार्टमेंट मिस्टर जगत से डिमांड ऑर्डर पास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज की डेट में डिपार्टमेंट हारा हुआ है, अपीलेट अथॉरिटी में हारा हुआ है, तो उस पे मेरे से वो डिमांड रेज नहीं कर सकता। लेकिन डिपार्टमेंट की चिंता यह है कि कल अपीलेट ट्राइब्यूनल में जहां हमने केस लगा रखा है पेंडिंग, वहां हम जीत गए और हमारे फेवर में जजमेंट आ गया, तो मिस्टर जगत के केस में डिमांड ऑर्डर पास करने की जो टाइम लिमिट 3 साल है 5 साल है वो तो उस समय एक्सपायर हो चुकी होगी। तो हम जीत भी जाएंगे, तो रजत से तो वसूल कर लेंगे, लेकिन जगत से आप कैसे वसूल करेंगे? क्योंकि वो तो कहेगा कि डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट ही क्या हो गई? एक्सपायर हो गई। या फिर आप इसको मान लीजिए रजत अपीलेट ट्राइब्यूनल में जीत गया था, लेकिन हाई कोर्ट में क्या है? पेंडिंग है। अब हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो जगत से वसूल कर नहीं सकते, क्योंकि आप लोअर में हारे हुए हो और हायर में तो अभी पेंडिंग है, तो आप वसूल कर नहीं सकते। लेकिन जब आप जीत जाओगे तो भी आप में से वसूल कर नहीं पाओगे, क्योंकि डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाएगी। तो अब इन्होंने यहां पर क्या डाला? प्रोविजन डाला कि डिपार्टमेंट लोअर अथॉरिटी में तो क्या कर गया? हार गया, और हायर अथॉरिटी में क्या चल रहा है? पेंडिंग चल रहा है, और मिस्टर जगत को शो कॉज नोटिस ऑलरेडी इशू करा हुआ है। तो डिमांड ऑर्डर पास करने की जो टाइम लिमिट है, वो टाइम लिमिट में से हम इतना टाइम लिमिट डिपार्टमेंट को एडिशनल दे देंगे। कितना टाइम लिमिट? जिस दिन डिपार्टमेंट लोअर अथॉरिटी में हारा और जिस दिन हायर अथॉरिटी में जीता, इतना टाइम लिमिट हम उसको एडिशनल दे देंगे, सो दैट अब वो मिस्टर जगत के केस में डिमांड ऑर्डर क्या कर सके? पास कर सके। वर्ड टू वर्ड देख लो, डिपार्टमेंट लोअर अथॉरिटी में आ रहा, कैसे? ऑर्डर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू पास हुआ, लोअर अथॉरिटी अपीलेट अथॉरिटी हो गई। अब डिपार्टमेंट ने अपील कर दी कहां पर? अपीलेट ट्राइब्यूनल में। या फिर डिपार्टमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल में हारा, अपील कर दी कहां पर? हाई कोर्ट में। या फिर डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में हारा और सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दी? अपील कर दी। और मिस्टर जगत को ऑलरेडी शो कॉज नोटिस इशू हो रखा है, प्रोवाइडेड शो कॉज नोटिस हैज बीन इशूड। मेरे को उन्होंने शो कॉज नोटिस क्या कर दिया? इशू कर दिया। भले डिमांड ऑर्डर पास नहीं कर सकते, लेकिन शो कॉज नोटिस इशू कर दिया। अब प्रोविजन बोलता है अबव पीरियड जो है, जितना समय डिपार्टमेंट लोअर अथॉरिटी में हाई कोर्ट में हारा और सुप्रीम कोर्ट में जीता, जितना अपीलेट ट्राइब्यूनल में हारा और हाई कोर्ट में जितना, ये जितना भी पीरियड है, शैल बी एक्सक्लूडेड कर देंगे इन कंप्यूटिंग पीरियड। डिमांड ऑर्डर पास करने की जो टाइम लिमिट है 73 सबसेक्शन 10, 74 सबसेक्शन 10 में, इसमें हम क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे, एडिशनल दे देंगे, और सो दैट डिपार्टमेंट मिस्टर जगत के केस में शो कॉज नोटिस तो इशू हो ही रखा है, अब डिमांड ऑर्डर भी क्या कर सकेंगे? पास कर सकेंगे। तो आई थिंक ये प्रोविजन आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेक्शन 76 है, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट, इशू ऑफ शो कॉज नोटिस विदाउट एनी टाइम लिमिट, इशू ऑफ ऑर्डर विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ शो कॉज नोटिस। ये हमने पढ़ा। अगर कोई भी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स है, मान लो एग्जम्प्ट सप्लाई पे आपने कलेक्ट कर लिया या एक्सेस सेट से आपने कलेक्ट कर लिया,
ओके आपने क्या नहीं करा, पे नहीं करा। डिपार्टमेंट आपको विदाउट एनी टाइम लिमिट कितने साल बाद भी आपको शोकॉज नोटिस दे सकती है। शोकॉज नोटिस तो देना पड़ेगा। सेल्फ असेस्ट की रिकवरी के लिए शोकॉज नोटिस की भी जरूरत नहीं है, बिना शोकॉज नोटिस के सीधा डायरेक्ट रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स है और पे नहीं करते हो तो डिपार्टमेंट विदाउट एनी टाइम लिमिट आपको क्या दे सकती है, शोकॉज नोटिस दे सकती है, कितने साल बाद भी। उस पर वो टाइम लिमिट जो है ना 2 साल 9 महीने वो एप्लीकेबल नहीं है, उसके बाद में भी वो आपको नोटिस दे सकते हैं। नोटिस देंगे, डिमांड ऑर्डर क्या करेंगे, पास करेंगे, और डिमांड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट होगी कितनी ईयर, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ शोकॉज नोटिस। तो शोकॉज नोटिस देने की टाइम लिमिट नहीं है, कितने साल बाद भी दे दो, जब भी आ गया उसके 1 साल के अंदर अंदर वो डिमांड ऑर्डर क्या कर देंगे, पास कर देंगे। वर्ड टू वर्ड मैच करवा रहा हूं, इश्यू ऑफ शोकॉज नोटिस विदाउट एनी टाइम लिमिट और इश्यू ऑफ ऑर्डर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ शोकॉज नोटिस। ओके बहुत बढ़िया पॉइंट, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम फ्रॉम द डेट सच अमाउंट वाज कलेक्टेड नॉट फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स टिल द डेट सच अमाउंट इज पेड। बहुत बढ़िया प्रोविजन है। मैंने कोई अमाउंट एज जीएसटी क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, रिप्रेजेंटिंग जीएसटी कलेक्ट कर लिया, एक्सेस कलेक्शन कर लिया या एग्जाम सप्लाई पे कर लिया। डिपार्टमेंट मेरे को विदाउट एनी टाइम लिमिट शोकॉज नोटिस दे सकता है और 1 साल में डिमांड ऑर्डर पास कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। में से वो टैक्स वसूल भी कर लेगा, अलोंग विद ब्याज के साथ करेगा। अब क्वेश्चन है वो ब्याज कब से लगाएगा, जो मेरी ड्यू डेट थी पेमेंट करने की क्या उसके अगले दिन से लगाएगा। वैसे तो ब्याज हमेशा ड्यू डेट के अगले दिन से ही ब्याज का मीटर क्या होता है, चालू होता है, लेकिन उन्होंने कहां पर या नहीं। अगर आपने किसी कस्टमर से रिसिपेंट से टैक्स के नाम से क्या ले लिया, पैसा ले लिया, किसके नाम से पैसा ले लिया, टैक्स के नाम से पैसा ले लिया, और फिर आपने हमको जमा नहीं कराया, तो हम उसका ब्याज ड्यू डेट के अगले दिन से नहीं लेंगे, हम उसी दिन से ब्याज का मीटर चालू कर देंगे जिस दिन आपने अपने कस्टमर और रिसिपेंट से क्या कर लिया था, वो जीएसटी कलेक्ट कर लिया था। और टिल कब तक चलेगा, वो तो ऑब्वियसली बात है जब तक मैं उसका पेमेंट सरकार को नहीं कर देता। तो यहां पर सीखने की बात यह है कि अगर मैं अपने कस्टमर से रिसिपेंट से जीएसटी अमाउंट कलेक्ट कर लेता हूं और जमा नहीं कराता हूं तो मेरे ब्याज का जो मीटर है वो 21 तारीख से चालू नहीं होगा, ड्यू डेट के अगले दिन से चालू नहीं होगा। जिस दिन मैंने अपने कस्टमर से कलेक्ट कर लिया था, ठीक है ना, उसी से ही क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो आप देखिए लिखा हुआ क्या है, इंटरेस्ट है, अंडर सेक्शन 50 है, फ्रॉम द डेट सच अमाउंट वाज कलेक्टेड, तो जिस दिन कलेक्ट कर लिया उसके अगले दिन से ही मीटर चालू हो जाएगा। नॉट फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जो ड्यू डेट थी उसके अगले दिन से चालू नहीं होगा, जिस दिन कलेक्ट कर लिया था उसी दिन से चालू हो जाएगा। और चलेगा कब तक, वो तो सिंपल सा है, टिल द डेट सच अमाउंट इज क्या है, पेड। ओके, ये बड़ा सिंपल सा था। अब सारे प्रोविजन बहुत ही सिंपल है। सेक्शन 77 है, टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड टू गवर्नमेंट, सीजीएसटी एसजीएसटी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट पेड, ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट, और आईजीएसटी पेड ट्रीटेड एज इंटर स्टेट, सब्सिक्वेंटली हेल्ड इंटर स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई बाय टैक्स पेयर हिमसेल्फ और बाय टैक्स ऑफिसर इन एनी प्रोसीडिंग। प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन इज पेमेंट ऑफ करेक्ट टैक्स विदाउट इंटरेस्ट एंड रिफंड ऑफ टैक्स रॉन्गली पेड। बहुत ही सिंपल सी बात बोल रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, मैं एक सप्लायर हूं, मैंने गलत डिटर्मिनेशन कर लिया प्लेस ऑफ सप्लाई का, नेचर ऑफ सप्लाई गलत निकाल ली, मैंने जिस सप्लाई को इंट्रा स्टेट माना और सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया, ओके, वो सप्लाई बेसिकली इंटर स्टेट सप्लाई थी। सब्सिक्वेंटली मालूम पड़ा, मेरे को मालूम पड़ा या प्रॉपर ऑफिसर ने मुझको बताया कि ये तो इंटर स्टेट है, तो जहां मेरे को आईजीएसटी पे करना था वहां मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया। अमाउंट तो मैंने सही पे करा, लेकिन मैंने नेचर ऑफ टैक्स क्या कर दिया, गलत पे कर दिया। रिवर्स एग्जांपल ले लो, मैंने आईजीएसटी पे कर दिया था ये समझ के कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली मालूम पड़ा ओन डिटर्मिनेशन से या प्रॉपर ऑफिसर से मालूम पड़ा प्रोसीडिंग में कि वो सप्लाई तो कौन सी थी, इंट्रा थी, तो सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना था। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको करेक्ट नेचर ऑफ टैक्स पे करना होगा, करेक्ट नेचर विदाउट इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ओके, तो पहले करेक्ट नेचर ऑफ टैक्स पे करोगे और वो पे करने के बाद में जो रॉन्ग नेचर ऑफ टैक्स आपने पे करा था उसका हम आपको क्या दे देंगे, रिफंड दे देंगे। ओके, वर्ड टू वर्ड मैच। वैसे इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है, मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया था क्योंकि मैंने उस सप्लाई को इंट्रा मान लिया था, लेकिन सब्सिक्वेंटली हेल्ड हुआ कि वो सप्लाई तो इंटरस्टेट है। सब्सिक्वेंटली मतलब टैक्स पेयर को खुद से मालूम पड़ा या प्रॉपर ऑफिसर ने बताया किसी भी प्रोसीडिंग में कि आपने जिसको इंट्रा माना वो तो क्या थी, इंटर थी, आपको आईजीएसटी पे करना था लेकिन आपने सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया। तो अब मेरे को क्या करना होगा, अब सबसे पहले मैं आईजीएसटी का पेमेंट करूंगा विदाउट इंटरेस्ट, और ये पे करने के बाद में मेरे को सीजीएसटी एसजीएसटी का क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। ओके, इसके बाद में हम आते हैं सेक्शन 78 पे, इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग, अमाउंट पेबल इन परसुएंस ऑफ डिमांड ऑर्डर विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर एल्स रिकवरी प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड, प्रॉपर ऑफिसर इन इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट विद इन सच पीरियड लेस देन ए पीरियड ऑफ 3 months, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। सेक्शन 78 क्या कह रहा है, ये जो डिमांड ऑर्डर पास हुआ ना 73 में 74 में डिमांड ऑर्डर पास हुआ, ओके, डिमांड ऑर्डर पास होने के 3 महीने के अंदर अंदर वो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आपको पे करनी होती है विद इन 3 months के अंदर। अगर 3 महीने में आप पेमेंट नहीं करते हो तो रिकवरी की प्रोसीडिंग जो है 79 में वो इनिशिएट कर देंगे। लेकिन 78 का प्रोविजन ये भी कहता है कि प्रॉपर ऑफिसर रीजंस रिकॉर्ड करके ये जो 3 महीने की टाइम लिमिट आपको दी पेमेंट करने की, ये टाइम लिमिट 3 महीने से क्या कर सकता है, कम भी कर सकता है, और कह सकता है उस कम टाइम लिमिट में आपको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का क्या करना है, पेमेंट करना है। रीजंस क्या करने होंगे, रिकॉर्ड करने होंगे कि किस रीजन की वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि 3 महीने देना प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू हो सकता है, इसलिए मैं इसको 3 महीने का समय भी नहीं दे रहा, कम समय दे रहा हूं। वर्ड टू वर्ड मैच करवा
करवा देता हूं प्रोविजन। देखिए, इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग हो जाएगी अगर आप 3 महीने में पेमेंट नहीं करोगे। अमाउंट पेबल इन परसुएंस ऑफ डिमांड ऑर्डर विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। आपको पेबल है 3 महीने के अंदर, पेमेंट नहीं करा एल्स रिकवरी प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड हो जाएगी 79 में। प्रॉपर ऑफिसर इन रेस्पेक्ट इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट विद इन सच पीरियड लेस देन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स में। आपको बोल सकता है कि 3 महीने से पहले भी पेमेंट करो, उसके लिए उसको रीजंस क्या करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ये हमारा सेक्शन कौन सा था, 78 था। चलिए अगले प्रोविजन पे आ रहे हैं, रीड करने जैसा है। सेक्शन 79 मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स। आपसे किन किन तरीके से वो डिमांड क्या कर सकते हैं, वसूल कर सकते हैं। डिडक्शन फ्रॉम एनी मनी ओन बाय सच पर्सन, तो आपका कोई पैसा उनके पास पड़ा है तो उसी में से वो डिडक्ट कर लेंगे। डिटेंशन एंड सेल ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको डिटेन और सेल करके वो रिकवरी कर सकते हैं। गार्निशी प्रोसीडिंग, आपके जो डेटर्स हैं जिनसे आप ऐसा मांगते हो उनसे डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, रिकवरी कर सकता है। डिटेंशन एंड सेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिटेन करके और उसको सेल करके वो वसूल कर सकते हैं। ओके। थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, कलेक्टर को बोल सकते हैं एज ए अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, आप जो वसूल करते हो उसी तरह से हमारे लिए जीएसटी वसूल करके हमको दो। रिकवरी थ्रू मजिस्ट्रेट एज फाइन इंपोज्ड बाय हिम, मजिस्ट्रेट को बोल सकते हैं कि आप जैसे कोर्ट एक क्या लगाता है, फाइन लगाता है, उसी तरह से आप इसकी क्या कर लो, रिकवरी कर लो, जीएसटी ड्यूज जो है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी की। बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के। ओके। फ्रॉम डिस्टिंक्ट पर्सन, रिकवरी आपका जो डिस्टिंक्ट पर्सन है मतलब आप एक स्टेट में आपका एक और जीएसटीएन है तो दूसरे जीएसटीएन से वसूल कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट में आपका क्या है, जीएसटीएन है तो दूसरे जीएसटीएन से वसूल कर सकते हैं। एक स्टेट में जीएसटीएन है और दूसरे स्टेट में आपका सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट है तो उस एस्टेब्लिशमेंट से भी रिकवरी की जा सकती है। सीजीएसटी यूटीजीएसटी ऑफिसर एम्पावर टू रिकवर सीजीएसटी एसजीएसटी ड्यूज। अब मान लीजिए एसजीएसटी का ऑफिसर रिकवरी कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एसजीएसटी के टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी रिकवर करेगा, वो उस समय सीजीएसटी का भी टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी भी क्या करेगा, वो रिकवर करेगा। मतलब वो एसजीएसटी का ऑफिसर सेंट्रल का ऑफिसर बनकर भी क्या करेगा, उसकी रिकवरी करेगा। अपॉर्शनमेंट इन प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट ड्यू टू ईच गवर्नमेंट, मान लीजिए टोटल रिकवरी नहीं हो पाती है तो जितनी भी रिकवरी हुई है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर क्या कर लिया जाएगा, अपॉर्शन कर लिया जाएगा। जिसके जितना ड्यूज था उस रेशियो के अंदर दोनों क्या कर लेंगे, उसको अपॉर्शन कर लेंगे। ओके। सेक्शन 80 पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। On application by taxable person, commissioner may extend the time for payment or allow payment in monthly installment maximum 24 months along with interest under section 50 at the rate of 18% per annum other than self assessed tax liability. Okay, देखिए वैसे तो आपको डिमांड ऑर्डर आने के बाद 3 महीने का समय मिलता है पेमेंट करने का, नहीं करोगे तो रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी। वो आपके गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी डिटेन करके उसको सेल करके वो रिकवर कर सकेंगे। ओके। अब यहां पर आपको एक तरीका दिया, आप रिक्वेस्ट करो, एप्लीकेशन करो कि मेरे को ये पेमेंट करने में या फिर तो एक्सटेंशन दे दो टाइम का, या फिर ये जो डिमांड है इसकी मेरे को इंस्टॉलमेंट्स दे दो। ये आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो, ये एप्लीकेशन है, ठीक है, आपका राइट नहीं है। तो एक्सटेंशन मांग सकते हो या फिर आप इंस्टॉलमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट के लिए रिक्वेस्ट करोगे मैक्सिमम 24 से ज्यादा की इंस्टॉलमेंट के लिए आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। ओके, आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर कमिश्नर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, आपको एक्सटेंशन देता है या आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना अलाउ करता है तो वो सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट ही होगा। मतलब इंटरेस्ट तो आपको पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%, कौन सा, पर एनम अंडर सेक्शन 50। लेकिन एक विशेष बात यहां पर ये, जो लायबिलिटी आपकी एडमिटेड लायबिलिटी थी जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट में, जीएसटीआर 3B में, रिटर्न में, ओके, उसका पेमेंट करने के लिए आप कमिश्नर को एप्लीकेशन नहीं कर सकते कि मेरी जो सेल्फ असेस लायबिलिटी है, एडमिटेड लायबिलिटी है, इसका पेमेंट करने के लिए भी मेरे को इंस्टॉलमेंट अलाउ करो या फिर मेरे को एक्सटेंशन अलाउ करो। सेल्फ असेस लायबिलिटी के लिए कमिश्नर आपकी एप्लीकेशन को क्या नहीं करेगा, कंसीडर नहीं करेगा। वर्ड टू वर्ड यहां पर मैच करा रहा हूं, अभी हमको और पढ़ना इसमें जितना पढ़ा उसका। सेक्शन 80 पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट ऑन एप्लीकेशन बाय टैक्सेबल पर्सन होगा, एप्लीकेशन ही करनी पड़ेगी। कमिश्नर में चाहे तो एक्सटेंड द टाइम फॉर पेमेंट एक्सटेंड कर सकता है या अलाउ द पेमेंट इन मंथली इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम 24, लेकिन जो भी होगा वो सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट होगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। लेकिन कोई एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा अदर देन कौन सा, सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी। सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी के पेमेंट के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी। नो एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर पेमेंट और अलाउिंग पेमेंट इन मंथली इंस्टॉलमेंट if taxable person is already defaulted any amount for which recovery proceeding process is on, amount is less than 25,000 rupees, default in payment of any one installment on its due date, the whole outstanding balance on such date shall become due and liable for recovery। देखिए क्या कह रहे हैं, अगर आप पे ऑलरेडी रिकवरी की प्रोसीडिंग चालू है किसी और डिमांड के लिए तो अब आप कमिश्नर को एप्लीकेशन नहीं कर सकते, आपको कमिश्नर कोई एक्सटेंशन नहीं देगा और कोई इंस्टॉलमेंट अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि आप पे तो ऑलरेडी रिकवरी की प्रोसीडिंग चल रही है। मतलब आपने उसका पेमेंट नहीं करा है, डिफॉल्ट हो गए पेमेंट करने में, तभी रिकवरी चल रही 79 में। अब और नई डिमांड के लिए भी क्या मांग रहे हो, एक्सटेंशन या इंस्टॉलमेंट मांग रहे हो, नहीं मिलेगी। दूसरा केस, अगर आपकी डिमांड का जो अमाउंट है वो ही 25,000 रुपए से क्या है, कम है, 25,000 रुपए से कम है, तो 25,000 रुपए कम के लिए एक्सटेंशन या इंस्टॉलमेंट की सुविधा, फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। तीसरी बात, मान लो आपको क्या दिया, इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दे भी दी, तो जैसी कोई इंस्टॉलमेंट आई वो आपने पेमेंट नहीं करी
आपने वो पेमेंट नहीं करी तो आगे की जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो सारी उसी दिन क्या मान ली जाएगी, ड्यू मान ली जाएगी और प्रॉपर ऑफिसर अब रिकवरी पे आ जाएगा। तो अगर एक भी इंस्टॉलमेंट के पेमेंट पे अगर आपने क्या कर दी है, उसका नॉन पेमेंट कर दिया, तो बाकी बची हुई जितनी भी इंस्टॉलमेंट है सबकी रिकवरी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। सभी को आज ही क्या मान लिया जाएगा, ड्यू मान लिया जाएगा। वर्ड टू वर्ड मैच करवा दूंगा आपको यहां पर, कोई एक्सटेंशन नहीं होगा टाइम का फॉर पेमेंट और अलाउिंग पेमेंट इन मंथली इंस्टॉलमेंट। ऑलरेडी डिफॉल्टेड एनी अमाउंट फॉर विच रिकवरी प्रोसेस इज नॉन, कोई आपको एक्सटेंशन या इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा, या फिर अमाउंट लेस देन 25,000 है वहां पर भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी। और अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया किसी भी इंस्टॉलमेंट के पेमेंट पे इन पेमेंट ऑफ एनी वन इंस्टॉलमेंट ऑन इट्स ड्यू डेट, तो बाकी जितनी भी ड्यू इंस्टॉलमेंट है सबकी सब क्या हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी। द होल आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन सच डेट शैल बिकम ड्यू एंड लायबल फॉर रिकवरी। ओके, चलिए लास्ट पेज है हमारे लिए कौन सा, प्रोविजन, जिसमें हम 81, 82, 83, 84 कवर करेंगे। इसका मतलब ये चैप्टर 73 से कौन से का था, 84 का था। सेक्शन 81, transfer of property to be void in certain cases, person on which any amount is due, create a charge on property like sale, mortgage, exchange, transfer for defrauding the government revenue. Such charge or transfer shall be void except for adequate consideration in good faith without notice of pendency of proceeding or with prior permission of proper officer। क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। देखिए मेरे पे कोई डिमांड ऑर्डर पास हो गया, मेरी नियत उसका पेमेंट करने की नहीं है, मेरी नियत गवर्नमेंट के रेवेन्यू जो है ना उसको डिफ्रॉड करने की है। तो अब मैंने क्या करा, मुझे मालूम है रिकवरी प्रोसीडिंग में ये गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिटेन कर सकते हैं, सेल करके रिकवरी कर सकते हैं। तो मैंने अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, सेल कर दिया, किसी को ट्रांसफर कर दिया, किसी के साथ एक्सचेंज कर लिया, और किसी को क्या कर दिया, मैंने उसके ऊपर मॉर्गेज कर दिया। सो दैट गवर्नमेंट में से क्या ना कर सके, रिकवरी ना कर सके। नियत क्या थी, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को डिफ्रॉड करने की थी। यहां पर सेक्शन 81 ने क्या कहा, वो जो आपने सेल कर दिया, वो जो आपने चार्ज क्रिएट कर दिया, वो जो मॉर्गेज कर दिया, वो जो आपने ट्रांसफर कर दिया, ये हम इसको वॉइड कर देंगे। ये सब क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। हाँ, वॉइड नहीं करेंगे अगर आपने इसको एडिक्वेट कंसीडरेशन पे करा, गुड फेथ में करा, प्रॉपर ऑफिसर की क्या लेके करा, प्रायर परमिशन लेके करा, या फिर आपको प्रोसीडिंग पेंडेंसी का मालूम ही नहीं था, आपको नॉलेज में नहीं था कि आप पे कोई प्रोसीडिंग क्या है, पेंडिंग है। ओके, तो फिर उस केस के अंदर इसको वॉइड नहीं करेंगे। मतलब आपको मालूम ही नहीं हो, गुड फेथ हो, या फिर आपने प्रायर प्रॉपर ऑफिसर से क्या ले लियो, प्रायर अप्रूवल ले ली हो, ओके, और एडिक्वेट कंसीडरेशन पे कर दिया हो, तो फिर उस केस में उसको वॉइड नहीं मानेंगे। वर्ड टू वर्ड मैच करना है तो सुनो, 81 सेक्शन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी void इन सर्टेन केसेस, पर्सन ऑन हुम एनी अमाउंट इज ड्यू है, वो चार्ज क्रिएट कर दिया उसने प्रॉपर्टी पे, सेल करके, मॉर्गेज करके, एक्सचेंज करके, ट्रांसफर करके, पर्पस क्या था, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को डिफ्रॉड करना। तो ये जो चार्ज क्रिएट करा, सेल करा, ट्रांसफर करा, इसको void मान लेंगे। नहीं मानेंगे अगर एडिक्वेट कंसीडरेशन में करा, गुड फेथ में करा, उसको नोटिस में नहीं था कि उस पे कोई प्रोसीडिंग क्या है, पेंडिंग है, या उसने प्रायर परमिशन ले ली थी प्रॉपर ऑफिसर की, फिर उसको बेचा था, तो उसको void नहीं मानेंगे। Section 82, subject to insolvency and bankruptcy code IBC, any amount payable under this act shall be first charge of property of taxable person। देखिए आपके और भी ड्यूज हो सकते हैं अलग अलग लॉ में पेमेंट करने के लिए, या लोगों को भी पेमेंट करना हो, लेकिन जीएसटी का क्या रहेगा, उन सब ड्यूज में से फर्स्ट चार्ज रहेगा। ठीक है, फर्स्ट चार्ज रहेगा, लेकिन इससे भी पहले चार्ज रहेगा किसका, आईबीसी का। आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, वो सबसे क्या रहेगा, पहले रहेगा। हाँ, अगर उसके अंदर आपकी कोई भी क्या नहीं है, ड्यूज नहीं है, तो फिर आपका सबसे पहले जो चार्ज रहेगा वो किसका रहेगा, जीएसटी का रहेगा। वर्ड टू वर्ड करना चाहते हैं, देखो, सब्जेक्ट टू इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, मतलब इसका तो फर्स्ट चार्ज ही है, एनी अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी फर्स्ट चार्ज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ टैक्सेबल पर्सन। ओके, इसके बाद में हमारे लिए सेक्शन कौन सा, 83, प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू, पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर असेसमेंट, इंस्पेक्शन, सर्च सीजर अंडर द चैप्टर डिमांड रिकवरी, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट, प्रॉपर ऑफिसर शैल प्रोविजनल अटैचमेंट शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। देखिए आप पे कोई प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग कौन सी, डिमांड रिकवरी की भी हो सकती है, कोई असेसमेंट की भी हो सकती है, आपका कोई इंस्पेक्शन, सर्च सीजर हो रहा और डिपार्टमेंट को लगता हो कि यहां इसकी कोई डिमांड निकलेगी, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट को प्रोविजनली अटैच कर सकता है। इस अटैचमेंट का ऑर्डर मैक्सिमम 1 ईयर के लिए रहेगा। 1 ईयर के बाद में इस ये ऑर्डर सीज टू बी हैव इफेक्ट हो जाएगा, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ओके, ये हमारा सेक्शन कौन सा था, 83 था। ओके, लास्ट सेक्शन 84, continuation and validation of recovery proceeding, notice of demand serve, appeal, revision, other proceeding is initiated, dues are enhanced, shall serve another notice of demand for enhanced dues. Okay, dues are reduced, no service of fresh notice required, recovery or proceeding continued। बहुत ही सिंपल है, मेरा कोई डिमांड ऑर्डर पास हुआ, कोई अदर प्रोसीडिंग चल रही थी, सेम लॉ में अदर लॉ में, और मेरे ड्यूज क्या हो गए, एनहांस हो गए। तो आज ये जो रिकवरी की प्रोसीडिंग चल रही है, ये प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगी। ओके, अब एनहांस्ड डिमांड के लिए मेरे को एक अलग से क्या दे दिया जाएगा, सिर्फ नोटिस दे दिया जाएगा, और जो प्रोसीडिंग रिकवरी की चल रही है उसी रिकवरी प्रोसीडिंग में एनहांस्ड डिमांड को भी क्या कर लिया जाएगा, रिकवर कर लिया जाएगा।
या फिर मान लीजिए किसी प्रोसीडिंग के अंदर मेरे ड्यूज क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अब अगर रिड्यूस हो गए तो मेरे को कोई अलग से नोटिस देने की जरूरत नहीं है। जो रिकवरी की प्रोसीडिंग चल रही है उसी रिकवरी प्रोसीडिंग में से रिड्यूस ड्यूज ही क्या किए जाएंगे, रिकवर किए जाएंगे। तो ड्यूज अगर एनहांस होते हैं तब तो वो मेरे को एक नया नोटिस देंगे एनहांस ड्यूज के लिए, और ड्यूज अगर रिड्यूस होते हैं तो कोई अलग से नोटिस नहीं देंगे। लेकिन जो प्रोसीडिंग चल रही है उसी चलती हुई प्रोसीडिंग में से एनहांस ड्यूज या रिड्यूस ड्यूज क्या किए जाएंगे, रिकवर किए जाएंगे। ओके, तो ये हमारा सेक्शन कौन सा हो गया, 84 हो गया है। ओके, सेक्शन 84 हो गया। चलिए बस खत्म करते हैं। अब एक सर्कुलर कवर कर लेते हैं। एक जो पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, रिटर्न बिलेटेडली फाइल्ड। आपने ड्यू डेट के भी 30 दिनों के बाद में रिटर्न क्या करा था, फाइल करा था। 30 दिनों के बाद में भी रिटर्न को फाइल करा। मतलब ये नहीं कह सकते कि रिटर्न आपने टाइम पे फाइल कर दिया और 30 दिन तक ड्यूज पे नहीं करे। नहीं, आपने तो रिटर्न ही 30 दिनों के बाद में फाइल करा, और जब फाइल करा तब टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट भी कर दिया। पहले बता चुका हूं, इस केस में आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी 73 में नहीं लगेगी। हां, रिटर्न आपने लेट फाइल करा है तो प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन करा है, आप एक जनरल पेनल्टी सेक्शन 125 की लग सकती है, जो होती है अप टू 25,000 की। ओके, आइए लास्ट सर्कुलर क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। यस, अब जो सर्कुलर करा रहा हूं बहुत हटके सर्कुलर है, बिना इसको पढ़े आप एग्जाम में टेकल नहीं कर सकते। और इस सर्कुलर से जो बातें कही गई है वो बातें थोड़ी सी अजीब है, प्रोविजन से बिल्कुल क्या है, अजीब है। अजीब क्या है, देखो 73 जो है ना, 73 क्या बोलता है, या 74, टैक्स आपका नॉट पेड हो आपको शोकॉज नोटिस आ सकता है। टैक्स आपका शॉर्ट पेड हो तो आ सकता है। इवन अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल करा तो भी शोकॉज नोटिस आ सकता है, या आपने आईटीसी को रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया तो भी शोकॉज नोटिस आ सकता है, या आपने टैक्स का एरोनियसली रिफंड ले लिया तो भी आ सकता है। मतलब इन सभी केसेस में आपको 73 या 74 का शोकॉज नोटिस आ सकता है। बोनाफाइड है तो 73, फ्रॉड है, इंटेंशन टैक्स की चोरी की, इवेजन की, तो 74 है, लेकिन आ सकता है। लेकिन इन सर्कुलर से जो बात कही ना वो बात थोड़ी अजीब है। क्या बात कही है वो बताता हूं। लेकिन जिन बेसिस पे आपको 73, 74 का नोटिस देने का प्रॉपर ऑफिसर सोच रहा है, प्रॉपर ऑफिसर तो वो आप पे सेक्शन 122 के अंदर भी आपसे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी ले सकता है। तो प्रॉपर ऑफिसर के पास में 122 भी है, 122 भी है। जैसे एग्जांपल क्या हुआ, बिना सप्लाई के इनवॉइस इशू कर रहे हो, बिना सप्लाई के ही इनवॉइस क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो। ओके, और जो ले रहा है वो तो बिना सप्लाई के इनवॉइस लेके उसका क्या कर रहा है, रॉन्ग आईटीसी क्या कर रहा है, अवेल कर रहा है। तो ये बात 122 में भी कवर हो रही है और ये बात हमारे सेक्शन 73, 74 में भी कवर हो रही है। तो प्रॉपर ऑफिसर एक्शन कौन से में ले, 73, 74 में ले या 122 में ले। यहां तक की बातें रीजनेबली आपको समझ में आ रही है, क्योंकि उसके लिए दोनों गेट क्या है, ओपन है, ठीक है ना, दोनों मंदिरों के दर्शन कर सकता है। लेकिन उसमें से करेगा किसके, आइए हम देखते हैं। वेरियस एग्जांपल के थ्रू समझाया है। रजिस्टर पर्सन ए, इशू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई टू रजिस्टर पर्सन बी, no supply under section 7, no tax liability on A, no demand and recovery under section 73, 74, issue of invoice without supply, liable for penalty under section 122। ओके, देखिए क्या है, मैं रजिस्टर पर्सन हूं, आप रजिस्टर पर्सन हो, मैंने बिना सप्लाई के आपको टैक्स इनवॉइस क्या कर दी है, इशू कर दी है, बिना सप्लाई के टैक्स इनवॉइस इशू कर दी। हाँ, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, आपको ध्यान होना चाहिए, सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि अगर बिना सप्लाई के इनवॉइस इशू करोगे तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। खैर एनीवेज अलग बात है। बिना सप्लाई के मैंने आपको टैक्स इनवॉइस इशू करी और आपने उस फर्जी इनवॉइस के बेसिस पे क्या करा, आईटीसी लिया होगा। अब मेरी बात करें मिस्टर ए की, तो मैंने तो कोई सप्लाई करी ही नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ इनवॉइस इशू करी है, सप्लाई तो करी नहीं। और जीएसटी लेवी किस पे होता है, सप्लाई पे। तो इसका मतलब है मैंने जब सप्लाई करी नहीं है तो मेरे पे कोई टैक्स लायबिलिटी बनी नहीं रही है, तो मेरे पे 73, 74 का नोटिस आ ही नहीं सकता। आप मेरे को 73, 74 का नोटिस दे ही नहीं सकते, ऑब्वियसली बात है। मैंने आप कह ही नहीं सकते ना कि टैक्स नॉट पेड है, शॉर्ट पेड है, कोई सप्लाई नहीं है, तो 73, 74 का नहीं आ सकता। हाँ, चूंकि मैंने बिना सप्लाई के इनवॉइस इशू करी है तो मेरे पे आप 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज सेकंड के अकॉर्डिंग क्या लगा सकते हो, पेनल्टी लगा सकते हो। ओके, बस यही था, वर्ड टू वर्ड मैच करना है। देख लो, ये रजिस्टर पर्सन ए है, इसने इशू इनवॉइस करी बिना सप्लाई के, किसको, बी को। ओके, अब वो ए के लिए सप्लाई तो है ही नहीं, तो ए की कोई टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है, तो ए के लिए 73, 74 में कोई शोकॉज नोटिस नहीं आ सकता। हम सिर्फ ए की बात कर रहे हैं, बी की बात ही नहीं कर रहे कि बी ने फर्जी आईटीसी ले लिया, सिर्फ ए की बात कर रहे हैं। ए को कोई नोटिस नहीं आएगा। हाँ, चूंकि ए ने बिना सप्लाई के इनवॉइस इशू करी है तो उसकी 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज सेकंड से उस पर पेनल्टी लगा सकते हैं। सिंपल सी बात थी। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा आगे क्या कर देते हैं, चला देते हैं। Here it is register person A, issue of invoice without supply to register person B. अब now register person B is availing ITC, wrongly avail ITC, okay, without receipt of goods or service. And Mr. B, again Mr. B, register person Mr. B, issue of invoice without supply of, with supply of goods or service to register person C. Okay, B is liable for demand and recovery under section 74. No penalty under any other provision of act on same person for same act or omission under section 122. अगेन बहुत सिंपल है, मैं ए हूं, बी हूं, मैंने आपको बिना सप्लाई के टैक्स इनवॉइस क्या कर दी, इशू कर दी। आपने बिना गुड्स और सर्विस को रिसीव करे उस फेक इनवॉइस के बेसिस पे क्या कर लिया, आपने आईटीसी को अवेल कर लिया। आपने क्या कर लिया, आईटीसी को क्या कर लिया, अवेल कर लिया। सुनिएगा, आपने रॉन्ग आईटीसी अवेल कर लिया।
आपने मिस्टर सी को सप्लाई करी, एक्चुअल में क्या करी, सप्लाई करी, उसकी टैक्स इनवॉइस क्या करी, इशू करी, ओके बिल्कुल सही करा, उस पर आपकी जीएसटी की लायबिलिटी बनी और उस लायबिलिटी को आपने पे करने के लिए इस रॉन्गली अवेल आईटीसी का क्या कर लिया, यूटिलाइजेशन भी कर लिया, कर ही लिया आपने तो ठीक है ना, क्योंकि आपने क्या करी है, सप्लाई करी है, तो आपकी लायबिलिटी तो बनी रही है, उसको पे करने के लिए रॉन्गली अवेल आईटीसी का आपने यूटिलाइज भी कर लिया। अब यहां पर सर्कुलर क्या कहता है, सिर्फ बी की बात कर रहा है, ए की बात पहले कर ली थी, अब बी की बात कर रहा है, तो बी को कह रहा है चूंकि बी ने आगे सी को सप्लाई करी है तो ऐसे में उसकी क्या बनती है, लायबिलिटी तो बनती है। अब चूंकि उस लायबिलिटी का उसने पेमेंट रॉन्गली अवेल आईटीसी को क्या करके, अवेल करके यूटिलाइज कर लिया, तो बी को 73 का क्या दिया जा सकता है, 74 का नोटिस दिया जा सकता है। फ्रॉड का केस होगा तो 74 का नोटिस दिया जा सकता है। अब जब 74 का नोटिस देंगे तो उससे हम टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ले लेंगे, तो सेम एक्ट के लिए, सेम ओमिशन के लिए, सेम मिस्टेक के लिए, सेम पर्सन से एनी अदर सेक्शन में, एनी अदर सेक्शन मतलब कौन सा, 122 में अलग से उससे पेनल्टी नहीं ली जाएगी। अदर सेक्शन की पेनल्टी जो होगी, प्रोसीडिंग जो होगी, वो डीम टू बी कंक्लूडेड हो जाएगी। हाँ, मिस्टर बी को 74 में शोकॉज नोटिस दिया जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि उसने आगे सप्लाई करी है सी को, इसलिए उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब चूंकि उस टैक्स लायबिलिटी का उसने पेमेंट रॉन्गली अवेल आईटीसी को यूटिलाइज करके कर लिया, इसलिए मिस्टर बी को 74 का शोकॉज नोटिस दिया जा सकता है। हाँ, बाकी अदर सेक्शन की प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूडेड हो जाएगी। आइए देखिए, ये जो मिस्टर बी है, मिस्टर बी ने आईटीसी को रॉन्गली अवेल भी कर लिया और उसको यूटिलाइज भी कर लिया। कैसे यूटिलाइज कर लिया, उसने इश्यू ऑफ इनवॉइस करी विदाउट सप्लाई ऑफ के, विद सप्लाई के, तो सप्लाई पे लायबिलिटी बनेगी, उस लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए रॉन्गली अवेल आईटीसी को यूटिलाइज भी कर लिया। और खुद ने रॉन्गली अवेल आईटीसी कैसे लिया, बिना सप्लाई को रिसीव करे। अब बी की लायबिलिटी होगी लायबल फॉर डिमांड रिकवरी हो जाएगा, 74 में उसका शोकॉज नोटिस दिया जा सकता है, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट की बाकी सब प्रोविजन में प्रोसीडिंग को डीम टू बी क्या मान लिया जाएगा, कंक्लूडेड मान लिया जाएगा। ओके, अब हम आते हैं थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल में। हियर इट इज रजिस्टर्ड पर्सन ए, इश्यू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। रजिस्टर्ड पर्सन बी, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मिस्टर बी, रजिस्टर्ड पर्सन मिस्टर बी, इश्यू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू रजिस्टर्ड पर्सन सी एंड यूटिलाइज रॉन्गली अवेल आईटीसी को यूटिलाइज कर लिया फॉर पासिंग ऑन आईटीसी टू सी विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। नो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय बी टू सी, no tax is required to be paid by Mr. B, no demand and recovery under section 74, penalty under section 122 applicable। बहुत बढ़िया केस बताया सर्कुलर से इन्होंने। देखिए, ए ने बी को बिना सप्लाई के इनवॉइस इशू कर दी। ए की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब ए ने सप्लाई ही नहीं करा तो उस पर कोई लायबिलिटी बनती नहीं है। जब लायबिलिटी नहीं बनती तो 73, 74 का नोटिस नहीं आ सकता। हाँ, आप 122 में उस पर क्या लगा सकते हो, पेनल्टी लगा सकते हो। ये हमने यहां पर क्या कर लिया था, पढ़ लिया था, 122 में आप लगा सकते हो, लेकिन 73, 74 में कुछ नहीं होगा। बी की बात करें तो बी ने उस फर्जी इनवॉइस पे क्या ले लिया, आईटीसी ले लिया, आईटीसी ले लिया, रॉन्गली अवेल कर लिया। अब उसका क्या करा, उसने सी को बिना सप्लाई के इनवॉइस इशू कर दी, बिना सप्लाई के इनवॉइस इशू कर दी और उस फेक इनवॉइस के बेसिस पे उसको क्या कर दिया, आईटीसी दिलवा दिया। खुद ने भी फर्जी आईटीसी ले लिया और उसको भी क्या दिलवा दिया, फर्जी आईटीसी दिलवा दिया। ना खुद ने सप्लाई ली और ना ही उसने आगे क्या दी, सप्लाई दी। खुद ने भी फर्जी इनवॉइस ली मिस्टर बी ने और आगे भी क्या दी, फर्जी इनवॉइस दी। इस पूरी ट्रांजैक्शन में मिस्टर बी ने कहीं पर भी कोई सप्लाई तो करी ही नहीं है सी को। सर्कुलर कहता है जब बी ने सी को कोई सप्लाई करी ही नहीं है तो उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है। जब टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर 73, 74 का कोई भी क्या ना दे, नोटिस ना दे। प्रॉपर ऑफिसर को समझाया। हाँ, चूंकि अब मिस्टर बी ने रॉन्गली अवेल क्या लिया, आईटीसी लिया उसको, ओके, और रॉन्गली उसको क्या कर दिया, पास ऑन भी कर दिया, उसको क्या कर दिया, पास ऑन भी कर दिया। मतलब खुद ने क्या करा, बिना सप्लाई लिए आईटीसी ले लिया और आगे बिना सप्लाई दिए उसकी टैक्स इनवॉइस क्या कर दी, इशू कर दी, लेकिन सप्लाई तो करी नहीं है। तो यहां पर सर्कुलर ने डिपार्टमेंट को समझाया कि जिसकी कोई सप्लाई नहीं है, टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है, आप उसको शोकॉज नोटिस इशू मत करो। हाँ, चूंकि उसने बिना सप्लाई लिए आईटीसी लिया है और बिना सप्लाई दिए इनवॉइस इशू करी है, आप उस पर 122 में क्या लगा दो, पेनल्टी लगा दो, आप उसको शोकॉज नोटिस इशू ना करो। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर्कुलर ने डिपार्टमेंट को यह कहा, आप शोकॉज नोटिस तभी इशू करिएगा जब उसने कोई सप्लाई करी हो, उसकी टैक्स लायबिलिटी बन रही हो और उसने टैक्स का पेमेंट नहीं करा हो या शॉर्ट क्या करा हो, पेमेंट करा हो। मतलब उसने आगे कोई सप्लाई करी हो तो उसको क्या दे दीजिएगा, नोटिस दे दीजिएगा। जैसे सेकंड वाले केस में उसने क्या करा था, सप्लाई करी थी, इश्यू ऑफ इनवॉइस थी विद सप्लाई, मतलब उसकी लायबिलिटी बन रही थी, तो आप उसको क्या कर सकते हो, नोटिस दे सकते हो, तो आप उसको नोटिस दे सकते हो। लेकिन थर्ड वाले केस में उसने कोई सप्लाई करी नहीं और ना ही उसने सप्लाई ली, तो उसकी खुद की लायबिलिटी तो बनी नहीं रही। तो यहां पर क्या कहा, कोई शोकॉज नोटिस इशू मत करो आप 74 के अंदर। हाँ, चूंकि अब उसने गलत आईटीसी लिया है, गलत आईटीसी पास ऑन करा है, तो उस पर 122 में क्या लगा दो, पेनल्टी लगा दो। ओके, कोई सप्लाई नहीं करी है, उसका कोई भी टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड नहीं है, तो उसको 74 में नोटिस मत दो, उस पर 122 में उस पर क्या लगा दो, पेनल्टी लगा दो। तो ये हमारा क्या था, सर्कुलर था, बढ़िया सर्कुलर था। डिपार्टमेंट को समझाया कि सेम चीज के लिए आपको 73, 74 और 122 दोनों अवेलेबल है। तो आपके लिए तरीका क्या है, जहां पर भी टैक्स लायबिलिटी बन रही हो, टैक्स लायबिलिटी बन रही हो और फिर टैक्स का क्या हो, नॉट पेड हो, एनपी हो, या टैक्स का शॉर्ट पेड हो, एसपी हो, तब तो आप 73, 74 करो।
और अगर कोई टैक्स लायबिलिटी बनी नहीं है, फर्जी आईटीसी ले रहा है या फर्जी आईटीसी क्या कर रहा है, पास ऑन कर रहा है, तो आप 73 74 में उसको नोटिस ना देके आपको जो पेनल्टी लगानी है वो सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 वहां के क्लॉज 2 और क्लॉज 7 से लगाई जाती है। आप सीधा 122 में क्या लगाओ, पेनल्टी लगाओ, ये शोकॉज नोटिस वोटिस मत दो उस केस में। तो ये सर्कुलर बेसिकली किसके लिए था, डिपार्टमेंट के लिए था। तो ये हमारी बढ़िया क्या थी, अंडरस्टैंडिंग थी। ये सर्कुलर बहुत ही बढ़िया था और बहुत अच्छे डायग्राम से मैंने यहां पर समझाया है। एक बड़े सर्कुलर को इस डायग्राम से समझोगे, समय तो कम लगेगा ही लगेगा और अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतरीन हो जाएगी, बहुत बेहतरीन हो जाएगी। जो सर्कुलर को वर्डिंग से पढ़कर नहीं समझ सकते वो इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इसी के साथ में डिमांड रिकवरी हमारा चैप्टर यहां पर क्या होता है, फिनिश होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे,